सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? सभी स्वस्थ है, मस्त है। ऑनलाइन में एक बार कंफर्म करें कि क्या मैं आपको दिखाई दे पा रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। अगर मैं आपको दिख रहा हूँ और आप मुझे सुन पा रहे तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस कर दीजिएगा, ताकि आज के सेशन को, आज की इस क्लास को कंटिन्यू कर सके। भाई हो गई बातें? चल, लास्ट हमने जो क्रॉप पढ़ी थी उसका नाम था गेहूं। वीट कंप्लीट किया था। वीट C306 एक वेराइटी बड़ी इंपॉर्टेंट अपन ने याद करवाई थी। एक लोकल जनरल वे में हम जानते हैं कि नॉर्मली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि अपने राजस्थान में काफी ज्यादा ग्रोविंग करते हैं, है ना। फिर अगर जनरल वे में आपसे दो चार क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बताओ गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। अब मुझे इसके गुणसूत्रों की संख्या बता दो, बोलो कितनी? 42। अब मैं दो तीन क्वेश्चन रैंडमली पूछ रहा हूँ कहीं से भी बीच में से। एक ये बता दो मुझे, जलवायु के आधार पर कौन सी क्रॉप है ये? रबी सीजन वाली है। तो आप मुझे ये बता दो कि इसके कल्ले फूटते टाइम जो तापमान होता है वो कितना होगा? कितना होगा? 15 से 20। आप मुझे ये बता दो कि गेहूं जो होता है, अगर एक सिंचाई उपलब्ध है तो कौन से टाइम पे, और CRI का टाइम कौन सा होता है? 20 से 25 दिन। आप मुझे ये बता दो कि गेहूं जो होता है, तो गेहूं के अंदर हम एक जैव उर्वरक काम में लेते हैं, उसका नाम क्या है? एजिटोबैक्टर। क्या नाम है बोलो? एजिटोबैक्टर। दीमक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओडेंट्रोड्रमस ओबेसन। आप मुझे ये बता दो टुंड्रू रोग किस किस से होता है? एक तो निमेटोड और जीवाणु। निमेटोड का नाम क्या है? एंगविना पेट्रिसाई। और जीवाणु का नाम क्या है? क्लेवेबैक्टर। हाँ, ये जीवाणु। चलो, जबकि आप मुझे ये बताओ कि ईयर कोकल किससे होता है? सिर्फ निमेटोड से। सिर्फ निमेटोड से, एंगविना पेट्रिसाई निमेटोड से। एक ये बताओ, करनाल बंट जिसके अंदर सड़ी हुई मछली की गंध आती है, उसका कारण क्या है? ट्राई ट्राई मेथिल एमाइन। चलो, आप मुझे बताओ कि ये किसके कारण होता है? नियोसिया इंडिका। किसने खोजा था? मित्रा ने। कहां पर खोजा था? करनाल। करनाल कहां पड़ता है? हरियाणा में, है ना। लगभग 1930 के आसपास, लगभग 1930 के आसपास इसे खोजा था। कीट हो गए मुख्य इंपोर्टेंट। दीमक बड़ा इंपोर्टेंट है, क्योंकि दीमक दीमक की आंत्र में क्या पाया जाता है? ट्राइकोनिम्फा। वह क्या करता है? सेलुलोज का पाचन। क्योंकि सेलुलोज का शत्रु किसे कहते हैं? दीमक को। किसे कहते हैं? दीमक को। और गेहूं के बारे में और फैक्ट्स आप मुझे बता दो कि द्विगुणित द्विगुणित तथा 2n बराबर 2x बराबर 40। बताओ, दो बताए कि एक कौन कौन सी? मां नाम से, एम नाम से मोनोकोकम, और ए नाम से एंजिलोफस, है ना। जबकि जो चतुर्गुणित 2n बराबर 4x बराबर 28, वो बताओ कौन कौन सी है? बोलो कौन सी? डाइकोकम और ब्यूरम। टिट्रिकम लगा देना है। जबकि षटगुणित जो होती है वह कौन कौन सी है? बोलो टिट्रिकम। एक तो एस्टिवम है, टिट्रिकम वल्गेर है, और टिट्रिकम स्पेरोफोकम। ये काम 87% क्षेत्रफल पर कौन सी उगाई जाती है? टिट्रिकम एस्टिवम। मैक्सिकन बोना गेहूं। बताओ, हरित क्रांति का संबंध कौन कौन सी फसल से है? गेहूं और चावल से। 1966, 1967। भारत में पितामह कौन है? बोलो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। विश्व में कौन है? नॉर्मल अर्नोस्ट बोर्लो। बताओ, कौन सा जीन काम में लिया था? नोरिन 10। एक नोरिन 10 कौन सा जीन काम में लिया था? नोरिन 10। एक ये बताओ कि चावल के लिए बोना जीन कौन सा था? DG कौन सा था? DG। चल, है ना। तो ये कुछ बेसिक्स है, मतलब लगभग आप पढ़ के आए हैं। तो हमने परिचय वगैरह पढ़ लिया, जीवनी वगैरह पढ़ ली। उसके बाद फिर इसमें एक और पूछ लूं मैं आपसे कि ये बताओ मुझे कि वो जिगजैग संरचना को क्या कहते हैं? रेचिस। क्या कहते हैं? रेचिस। और आगे एक बिल्कुल पतली से चंटी जैसी होती है, वो क्या कहलाती है? तुस। क्या कहलाता है? तुस। लेमा प्लिया दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? हल। चावल में बताया था ना, लेमा और प्लिया दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? हल कहते हैं। तो ये अपने नॉर्मली बेसिक हो गए थे। अब जो बच्चे हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है और जौ है, आज कंप्लीट भी हो जाएंगे और पल्सेज पे अपन शिफ्ट भी हो जाएंगे। क्योंकि लगभग ये क्या है, सारे के सारे कैसे चले? ज्वार बाजरा मक्का जैसा चलेगा। क्योंकि ज्वार का मौसम कब होता है? खरीफ। और बाजरा का कब होता है? खरीफ के अंदर।
और जो है वह रबी का है, तो जो कहीं ना कहीं गेहूं से रिलेशन है, और ज्वार बाजरा का किससे चलेगा, मक्का से, क्योंकि ये भी C4 पादप है और गेहूं वाला C3 पादप। तो देखो आज मैं खोलता हूं पहले तो ज्वार। बताओ ज्वार का वैज्ञानिक नाम बताओ। सोरगम। परिवार का नाम बताओ। ग्रेमनी को क्या कहते हैं, पोएसी, या फिर इसी को कहते हैं घास फैन। गुणसूत्रों की संख्या बता दो। गुणसूत्रों की संख्या 20 है। उत्पत्ति का स्थान बताओ। अफ्रीका। अफ्रीका क्या है बोलो, अफ्रीका। चल, है ना। अब देखो पहले मैं कुछ एक आधी चीज बताता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, पहले वो समझ लो। बेसिक चीजें तो क्या है, मैंने आपको बेसिक से पढ़ा रखी है कि देखो बड़ी अच्छी कहानी है, कहानी से कई सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, बड़े अच्छे ध्यान से समझना कि देखो हमारे विश्व के अंदर क्या है, एक बड़ा मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा मतलब अपन कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है ना, उसे कहते हैं सहारा। क्या कहते हैं, सहारा का मरुस्थल है। और ये जो सहारा का मरुस्थल जो पड़ता है मेरे भाई, ये पड़ता है अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है, अफ्रीका। जैसे हमें पता है कि अपना ये थार का मरुस्थल है जो कि राजस्थान में भी है, और कुछ मात्रा में पंजाब में भी है, कुछ मात्रा में गुजरात में भी है, और कुछ मात्रा में अपने सिंध प्रांत पाकिस्तान में भी है। थार पार कर ये जो जगह पड़ती है ना, थार पार कर अपनी गायों की नस्लें वगैरह, तो वो वहां पर भी मरुस्थल है, इसे थार का मरुस्थल कहते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा है जो कहाँ पे है, अफ्रीका। अफ्रीका के थार के मरुस्थल में क्या हो गया, तो अफ्रीका के मरुस्थल में एक पौधा हो गया जिसका नाम था क्या, ज्वार। क्या नाम था, ज्वार नाम का एक पौधा हो गया। अब ये ज्वार नाम का पौधा अफ्रीका के जंगलों में होगा। अब इसके सामने कुछ कंडीशन पैदा हुई कि एक तो आपको पता है कि सहारा का क्या है, ये मरुस्थल है। क्या है, मरुस्थल। मरुस्थल में कुछ कंडीशन होती है, जैसे एक तो पानी की कमी होगी। पानी की क्या होगी, कमी होगी। तो पानी क्या है, एक तो कम है। एक जंगली जानवर कोई से भी आ जाते हैं, और एक जंगली जानवर इसे कोई भी खा सकते हैं ये। अब गलती से क्या है, एक ज्वार का पौधा वहां हो गया, दुनिया की जब उत्पत्ति चल रही थी, ओरिजिन ऑफ अर्थ चल रहा था, तब क्या है ज्वार का पौधा अफ्रीका के सहारों के जंगल में हो गया। अब वहां पर इस पौधे के सामने दो कंडीशन पैदा हो गई कि अगर ये उगता है तो पहली तो इसको सिचुएशन पैदा होगी कि पानी नहीं मिलेगा। दूसरी होगा जैसे तैसे एडजस्टमेंट कर लिया तो इसके सामने आने वाले की कोई भी जंगली जानवर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जंगली जानवर। अब इसके जीवन में क्या है, दो कठिनाई है। अब इस कठिनाई से बचने के लिए क्या किया इसने, इस कठिनाई से बचने के लिए इसने देखो एक कंडीशन अपनाई। इसकी जड़ों ने क्या किया, जड़ों के अंदर इसने फास्फोरस का अवशोषण किया। क्या किया, फास्फोरस का अवशोषण किया। क्या किया, फास्फोरस का अवशोषण किया। अब फास्फोरस जब आपने पढ़ा होगा मेरे भाई, तब आपने पढ़ा होगा कि फास्फोरस का काम RADRDAP इस नाम से। आर का मतलब होता है कि पूछे अगर रूट का फॉर्मेशन कौन सा न्यूट्रिएंट्स करता है, तो आपको बताया होगा फास्फोरस। डी से याद रख सकते हैं डीएनए, और आर करता है तो फास्फोरस एटीपी। एटीपी और एडीपी का फॉर्मेशन कौन करता है, फास्फोरस। पी का मतलब प्रोलीन, या पी का मतलब फास्फोरस। पी का मतलब प्रोलीन, या पी का मतलब फास्फोरस। आ रही होगी आवाज, अब चेक करो रे, क्या कमेंट कर रहे हो।
अब आदमी की सेल खत्म हो गया यार दादा, मैं भी क्या करूं। कमेंट करना बंद करो और आवाज चेक करो, चेक करो क्या रोज रोज वॉइस प्रॉब्लम। हाँ भाई सेल खत्म हो जाता, बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटे मोटे सेल तो खत्म होते रहते हैं, तू ज्यादा चिंता मत कर, है ना। चल सर आ गई, आ गई। तो ये तो चलता रहता है सेल का, तो क्या है, इलेक्ट्रिक चीज कहीं भी खराब हो जाती है। वापिस समझाता हूँ, तू चिंता मत कर दोस्त। चल कि सबसे बड़ा जो मरुस्थल है कहाँ है दुनिया का, सार कहाँ पड़ता है, अफ्रीका। बेचारा एक पौधा होगा जिसका नाम क्या था, ज्वार। जीवन में उसकी कितनी समस्याएं, दो। एक तो पानी नहीं मिलेगा, दूसरा अगर बड़ा हो गया पानी जैसे जैसे एडजस्ट किया तो क्या हो जाएगा, उसको कोई भी जंगली जानवर आकर खा जाएगा, तो बड़ी समस्या। तो उसने क्या किया, उसने जड़ों ने उसके फास्फोरस का अवशोषण किया, कहा, रेगिस्तान में से, मतलब भाई वहीं से। अब उसके काम क्या होते हैं, तो देखो इसके इस वेट वाले को तो उठाते, इसके काम क्या होते हैं, तो इसके काम आपको याद रखना है आरडीपी। क्या याद रखना है, आरडीपी। आर का मतलब रूट, डी का मतलब डीएनए आरएनए, और ए का मतलब एटीपी एडीपी, और पी का मतलब प्रोलीन या फास्फोरस, है ना। तभी तो इसे एटीपी, एटीपी मतलब अपनी ऊर्जा करेंसी ये होती है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एडिनोसिन डाइफास्फेट। और डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और राइबो न्यूक्लिक अम्ल, है ना, प्रोलीन। अब देखो ये अपने फास्फोरस के काम, जब भी तो कहते हैं कि दलहनी फसलों में जड़ों में मतलब फास्फोरस डालना चाहिए, क्योंकि उसकी जड़ें फैलेगी तो राइजोबियम आएगा, राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा, ऐसे तो होता है। तो इसने क्या किया, बेचारे पौधे ने जड़ों में फास्फोरस का क्या किया, अवशोषण किया। फास्फोरस को अवशोषण किया तो यहाँ पर एक विथेनिन तत्व बना, क्या बना, विथेनिन तत्व बना। इस विथेनिन ने यहाँ पर एक चीज बना दिया जिसका नाम था घुरी। क्या नाम था, बोलो, घुरी। इसने यहाँ पर बना दिया घुरी। घुरीन को करते हैं प्रूसिफिक, क्या कहते हैं, प्रूसिक, प्रूसिक अम्ल होता है। ये क्या होता है, प्रूसिक अम्ल। बना कहा, जड़ों में, बना कहा, जड़ों में। पर यहाँ पर कोई काम नहीं, इसने यहाँ पर मुख्यतः काम जो किया वह करा, फास्फोरस का अवशोषण होते ही जड़ों की वृद्धि कर दी। क्या करती, जड़ों की वृद्धि कर दी, मतलब जड़ों में फैलाव हो गया, जड़ों में क्या हो गया, फैलाव हो गया। तो ये जड़ें जब वृद्धि हुई तो ये जमीन के अंदर से क्या करा, जल का अवशोषण, जल का क्या किया इसने, अवशोषण किया। अब जल का अवशोषण किया तो इस पौधे को मतलब पानी की कमी थी, वो तो पूर्ति हो गई, तो ज्वार को अब क्या मिल गया, पानी। मतलब पहली समस्या का समाधान हो गया। जड़, जैसे खजूर है, खजूर कितने रेगिस्तान में उसे कहते हैं कि उसका सिर आग में और पैर पानी में। पैर पानी में मतलब क्योंकि जमीन के अंदर जड़ें जा रही है, तो इसकी जड़ें कहाँ चली गई, जमीन के अंदर, जड़ें फैल गई। तो जमीन के अंदर तो पानी है, हमें पता है केशिका जल अवशोषण कौन सा करता है, केशिका जल। सभी प्रकार के जलों का अवशोषण नहीं होता, है ना, गुरुत्व जल भी नहीं होता वो, और वो संतृप्त वाला भी नहीं होता, केवल और केवल केशिका जल कैपिलरी वाटर करता है ना, जो अपन कहते हैं -33 बार पर होता है, फील्ड कैपेसिटी या क्षेत्र क्षमता जिसे कहते हैं वही करता है। तो इसने जड़ों का मतलब जड़ें फैले, केशिका जल का अवशोषण किया। पहली चीज कंसेप्ट क्या हुआ कि इसको पानी मिल गया। अब ये प्रसुपिक या गुरीन जो चीज है ना, ये इसके यहाँ पर काम नहीं आ रही थी, तो इसने क्या किया, इसको भेज दिया कहां पर, तो इस ज्वार की पत्तियों में। कहां पर भेज दिया, ज्वार की पत्तियों में भेज दिया। अब ज्वार की पत्तियों में इसने भेजा तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया एचसीएन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एचसीएन के अंदर। और एचसीएन कहते हैं हाइड्रोसाइनिक, क्या कहते हैं इसे, हाइड्रोसाइनिक अम्ल, हाइड्रोसाइनिक अम्ल कहते हैं। और ये हाइड्रोसाइनिक अम्ल एक प्रकार का जहर है। क्या है ये, टॉक्सिक है या एक प्रकार का क्या है, जहर। अब कोई जानवर आया, क्या आया, कोई जानवर आया, और जानवर ने आते पहले क्या खाया, ज्वार का पौधा खाया। क्या खाया, आते पहले कोई जंगली जानवर आया और आते पहले क्या खाने लगा, वो ज्वार का पौधा। और ज्वार का पौधा जैसे ही जंगली जानवर ने आकर खाया, जानवर ने, और उसकी क्या हो गई, मृत्यु। तो एक मतलब जानवर ने देखा कि यार इसको खाते पहले मर रहा है, दूसरे ने ट्राई किया वो भी, तो पूरे गांव में मतलब जानवरों के गांव में पूरे में ये फैला दी समाचार की मर जाना है, परंतु किसे नहीं खाना है, ज्वार को नहीं खाना। क्यों नहीं खाना है, क्योंकि इसमें जहर, एसियन। तो इसीलिए तो कहते हैं ज्वार की छोटी अवस्था में कभी भी पशुओं को क्या नहीं खिलाना चाहिए, ज्वार नहीं। कारण क्या है, एसियन। कि मरा कैसे, वो भी कारण वैसे तो इतना डीपली नहीं आता। ये ऑक्सीजन का स्थानांतरण बंद कर देता है। क्या करता है, ऑक्सीजन का स्थानांतरण क्या कर देता है, बंद कर देता है। और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती ना, जिस प्रकार अपन सांस लेते हैं, अपना कोई गला दबा दे तो वैसे अपन मर जाएंगे, तो जानवर भी इसीलिए। तो अगर इसका ट्रीटमेंट करना है तो ये एससीएन है ना, इसका उल्टा पुल्टा कर दो, है ना। इसे सोडियम थायोसाइनेट, सोडियम थायोसाइनेट दे देना, तब उसका इलाज हो सकता है। पर जानवरों को तो कौन दे, वो तो मतलब जंगल में तो कौन जाए,
है ना। तो गलती से अगर अपने पशु खा जाए ना तो उसे आप CN को NC कर देना, उसे करते हैं थायोसाइनेट। क्या कहते हैं? थायोसाइनेट। तो वो उपचार। अब आपसे पूछेगा कि नॉर्मली कितनी अवस्था, तो 200 ppm के समथिंग पाई जाती है, पर हाँ यूं कहते हैं कि 500 ppm 500 ppm यदि एक छोटा बछड़ा खा ले, क्या खा ले? छोटा बछड़ा खा ले, तो उसकी क्या हो सकती है? बछड़ा, तो उसकी क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। याद रखना बछड़ा। तो इतना से याद रखना कि क्रांतिक अवस्था पूछे तो कितनी बताओगे? 200 ppm। ppm का अर्थ पार्ट पर मिलियन। किसी भी चीज का 10 लाखवां भाग, 10 लाखवां भाग जो होता है ना, वह किसी भी चीज का 10⁶ को क्या करते हैं? किसी भी चीज का 10 लाखवां भाग। मतलब एक के पीछे 6 जीरो लगा दो। एक के पीछे कितने जीरो? 6 जीरो लगा दो। तो ये कुछ बेसिक अब चालू करेंगे अपने ज्वार को। ठीक है, ये बेसिक देखो आधे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, और ये चीजें तो आपको आती है, मैं बुला भी देता हूँ, एक बार मैं बोल देता हूँ, फिर भी आती है ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि ये अपन ने लिख रखी है। चलो, ज्वार का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोरगम बाइकोलर। क्या होता है बोलो? सोरगम बाइकोलर। दिख रहा है आपको? चलो, सोरगम बाइकोलर। अगर मैं बात करूं कि कुल क्या है, तो कुल ग्रेमिनी, पोएसी या घास परिवार सभी का होता है। गेहूं, जौ, जई, ज्वार, मक्का, बाजरा, गन्ना, धान सभी का होता है। नेक्स्ट बात करें उत्पत्ति स्थान। अभी कंसेप्ट क्लियर हो गया, सहारा के जंगल अफ्रीका में पहली बार ज्वार का पौधा हुआ था। बात करें गुणसूत्र संख्या, मक्का और ज्वार के 20, मक्का और ज्वार के 20, चावल के 24, गेहूं के 42, गेहूं के 42 है ना, जौ के 14, जई के कितने होते हैं बोलो? 42, जौ के कितने? 14। चल, अब देखो अंकुरण। अंकुरण सभी ग्रेमिनी परिवार का हाइपोजियल, मतलब जमीन में डालोगे तो ऊपर वह नहीं आएगा, जमीन के अंदर ही रह जाएगा। ऊपर आता है तो एपीजियल, ऊपर नहीं आता है तो हाइपोजियल। बात करें तना, तो ग्रेमिनी परिवार का तना कल्म कहलाता है। क्या कहलाता है? कल्म कहलाता है। अगर एक चीज और मैं पूछूं कि ग्रेमिनी परिवार में पुंकेसर की संख्या 3 होती है, चावल में 6 और 6 याद रखा था। बात करें फल प्रकार कौन सा? कैरियोप्सिस। फल प्रकार कौन सा? कैरियोप्सिस। पुष्पक्रम का नाम याद करना है तो ओपन पेनिकल, ओपन पेनिकल। चावल का भी होता है क्या? ओपन पेनिकल के समतुल्य। फिर देखो परागण क्या होता है? बहुधा पर परागण। C3 पादपों के अंदर ग्रेमिनी के C3 में स्वपरागण, C4 में पर परागण, ज्वार में बहुधा पर परागण। यही कंसेप्ट बताया था, वहीं पे क्लियर हो गया। वसा की मात्रा लगभग 1.5 से 2 है, कुछ किताबें कहती हैं कि 3 है, अपने 1.5 से 2 लिख रखी है क्योंकि ज्यादातर मोस्ट ऑफ यही चीजें कहती है, पर लगभग ऑन एवरेज अपन मान सकते हैं कि 3 के आसपास। किसके आसपास? 3 के आसपास। 1.5 से 2 ऑप्शन आए तो वो भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। 3 आए तो 3 भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा, पर 1.5 से 2 मुख्यतः पाई जाती है, और कभी मान ले तो कितनी मानोगे? 3। वसा की मात्रा कितनी है? 3। चल, फिर देखो आगे चलते। आगे प्रोटीन की मात्रा पूछेगा तो कितनी है? 10 से 11। प्रोटीन की मात्रा कितनी? 10 से 11। और परीक्षण भार क्या कहते हैं कि 1000 दानों का वजन क्या कहलाता है? परीक्षण भार, जिसे कहा जाता है टेस्ट वेट। क्या कहा जाता है? टेस्ट वेट, है ना। जबकि 100 दानों का भार क्या कहलाता है? सीड इंडेक्स। क्या कहलाता है? सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स मोटे वाले बीजों का निकाला जाता है, जबकि टेस्ट वेट छोटे वाले दानों का निकाला जाता है, याद रखना। तो परीक्षण भार कितना है? 20 से 25 ग्राम। कितना है? 20 से 25 ग्राम। अब देखो कुछ किताबों में कितना लिखा हुआ है? 25 से 30 ग्राम। तो याद रख लेना कि नॉर्मली तो 20 से 25 ग्राम जाता है, पर कभी कभी एग्जाम में क्या देखा गया? 25 से 30 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर आप 25 से 30 ग्राम भी क्या कर सकते हैं? यू विल चूज, मतलब आप सिलेक्ट कर सकते हो। चल नेक्स्ट चले। अब देखो ज्वार में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, अपन ने कहा था 3 अमीनो अम्ल होते हैं LMT। क्या कहते हैं? LMT। L का मतलब लाइसिन, M का मतलब मेथियोनिन, T का मतलब ट्रिप्टोफैन। लाइसिन की कमी होती है किसके अंदर बोलो? LOC। O का मतलब ऑयल सीड क्रॉप, C का मतलब सीरियस। तो लाइसिन की कमी तो यहाँ पर भी है, गेहूं में भी कमी है। गेहूं, जौ, जई, मक्का, ज्वार, बाजरा, ग्रेमिनी परिवार के अंदर पूरी क्या है? लाइसिन की कमी। पर इंपोर्टेंट, लाइसिन और ल्यूसिन दोनों अलग अलग अमीनो अम्ल है। लाइसिन और ल्यूसिन अलग अलग अमीनो अम्ल है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि हाँ ज्वार में लाइसिन की कमी होती है, जो शुरू में कहते हुए आए, सही बात है,
परंतु ल्यूसीन की अधिकता होती है। क्या होती है? ल्यूसीन की। तो देखो ज्वार में देखो लाइसिन की तो कमी होती है जो होती है, परंतु ल्यूसीन की क्या होती है बोलो? अधिकता। तो लाइसिन तो अपने को शुरू से याद है, पर इससे मिलता जुलता शब्द कंफ्यूजिंग के लिए क्या है? ल्यूसीन। ल्यूसीन क्या करता है एक्चुअल में? तो आपने पढ़ा होगा विटामिन बी को थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है, और विटामिन B3 कोई बता सकता है? नाइसिन या नियासिन। विटामिन B3 क्या है? नाइसिन या नियासिन। विटामिन B5 पेंटाथेनिक एसिड है, और विटामिन B6 कौन सा होता है? पायरिडोक्सिन है, और विटामिन B7 क्या है बताओ? बायोटिन। B9 फोलिक एसिड, और B12 कोबालेमिन या साइलिन कोबालेमिन। अब B3 क्या होता है एक्चुअल में? देखो कि कई सारी किताबें जैसे 12वीं की अपने एग्रीकल्चर की किताब कहती है कि विटामिन B2 के कारण पेलाग्रा होता है ना। कई सारे मतलब मेडिकल के रिसर्च पेपर कहते हैं कि विटामिन B3 के कारण क्या होता है? पेलाग्रा। मुख्यतः B3 के कारण, पर कुछ रिसर्च पेपर्स तो पब्लिश किए हुए ये भी कह सकते हैं कि विटामिन B5 CUT 2025 का अभी क्वेश्चन आया था कि मतलब उसमें ऑप्शन इस प्रकार से जमा रखे थे, विटामिन B2 नहीं गया, B3 नहीं गया, विटामिन B5 गया है कि पेलाग्रा किससे होता है? विटामिन B5 से। क्योंकि ऑप्शन इसी प्रकार से उसने दे रखे थे, मल्टी स्टेटमेंट वाले ऑप्शन थे उसमें, है ना, कि चूज करना पड़ेगा। तो याद रखना कभी कभी कुछ केस में यूं देखा गया है, ये तो मेडिकल भी खुद कहता है कि हालांकि विटामिन B5 से पेलाग्रा नहीं होते, पर अर्ली सिम्टम्स दिखाई देते। अब अर्ली सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो हो सकता है भविष्य में उनसे पेलाग्रा हो जाए, पर मुख्यतः याद रखना कि विटामिन B3 से पेलाग्रा होता है। ऑप्शन में ये नहीं आने पर विटामिन B2 चूज करोगे। क्या करोगे? विटामिन B2। अब ऑप्शन दोनों नहीं मिले तो कौन सा चूज करोगे? विटामिन B5। क्योंकि अर्ली सिम्टम्स है, हालांकि प्रॉपर्ली क्लियर नहीं है, वेरीफाइड भी नहीं है कि विटामिन B5 से क्या होता है? पेलाग्रा। तो याद रखना विटामिन B3 नाइसिन या नियासिन, ये क्या होता है? तो ज्वार जब खाओगे ना तो ये इसका मतलब निर्माण करना बंद कर देगा, विटामिन B3 का निर्माण बंद हो जाएगा। और विटामिन B3 का जैसे निर्माण अगर मानव शरीर में बंद हो गया ना तो उसके अंदर एक डिसऑर्डर जरूर हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? पेलाग्रा। क्या हो जाएगा? पेलाग्रा। तो याद रखना कि अधिक ज्वार खाने से क्या होता है, मतलब मानव के अंदर जिससे B3 का निर्माण बंद हो जाता है, और मनुष्य में कौन सा रोग के सिम्टम्स होते हैं? पेलाग्रा। कौन से क्या होते हैं? पेलाग्रा। तो विटामिन B3 का निर्माण बंद हो जाता है तो कौन सा हो जाएगा? पेलाग्रा। फिर देखो ज्वार को केमल क्रॉप करते हैं। केमल अभी मैंने कहा था कि ज्वार को सहारा के जंगल में उगा था, जमीन में बेचारे को पानी नहीं था। हमें पता है कि रेगिस्तानों में जो घूमता है उसे कहते हैं ऊंट। ऊंट केमल, डोमेडेस बैक्टीरियंस और डोमेडेस कौन सा कहते हैं? एक तो कैमेलिडी परिवार है, एक तो वो कैमेलस डोमेडेरियंस और कैमेलस बैक्टीरियंस, एक कुबड़ और दो कुबड़। तो मरुस्थल रेगिस्तान में होगा बेचारा, पानी बिल्कुल नहीं। तो अब ऊंट ने भी क्या किया? ऊंट ने अपनी चमड़ी मोटी कर ली, पैर गद्दीदार कर लिए, तो वो रेगिस्तान में सर्वाइव किया। इसने क्या किया? इसने फास्फोरस अवशोषण किया और जड़ों को बढ़ाया। तो इसने भी मतलब कहीं ना कहीं अपने अंदर क्या किया? ऐसे एडोप्टेबिलिटी लाइक अनुकूलता। तो इसीलिए इसे कहते हैं कैमल क्रो। क्या कहते हैं? कैमल क्रो। कि कम पानी के प्रति इसने भी क्या कर लिया? अपने शरीर के अंदर परिवर्तन किया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कैमल क्रो। मतलब ऊंट वाली फसल कह सकते हैं, क्योंकि ऊंट को भी पानी नहीं चाहिए मरुस्थल में, और अपने इसको भी पानी नहीं चाहिए मरुस्थल में, वहां पर सर्वाइव। जैसे अपने गांव में ज्वार उगाते का है, जैसे हमारे गांव में ऐसे कि जहां पर मतलब जिन क्षेत्र में पानी नहीं होता उन्हें कहते हैं माड़ वाले क्षेत्र। माड़ मतलब इन द सेंस जहां पर पानी नहीं, न तो ट्यूबवेल है, न कुआं है, न कोई आसपास कोई नदी वगैरह है, वहां पर क्या है? ज्वार उगाते। पर याद रखना फिर उसमें पूरे साल भर केवल एक ही ज्वार उगाते हैं, खरीफ सीजन में, फिर कोई क्रॉप नहीं उगाते। रबी में कोई क्रॉप नहीं आएगी, फिर उसके बाद जायद में कोई क्रॉप नहीं आएगी। वैसे तो गर्मियों में तो कहीं भी नहीं उगाते, क्योंकि अपने वो पड़त पड़ी रहती है ज्यादातर। क्यों नहीं उगते पता है? जहां जहां पर ज्वार उगती है ना वहां वहां पर सॉइल सिकनेस हो जाता है। सिकनेस मतलब समझे? सिक का मतलब होता है बीमार होना, तो मृदा का बीमार होना। मृदा का बीमार होना, पहले कभी ऐसा शब्द सुना है? सॉइल सिकनेस का कारण होती है ज्वार, क्योंकि ये मृदा के अंदर सारे पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती है। फिर उसके बाद अगली क्रॉप अगर आपने उगाई है ना तो आपको ज्यादा मात्रा में NPK सब कुछ देना पड़ेगा, बाकी तो आपकी क्रॉप हो ही नहीं सकती। तो केमल क्रॉप भी है, ज्यादा पोषक तत्व भी चाहिए इसको, है ना, अगली क्रॉप भी नहीं ले सकते, तो ये बड़े लफड़े इसमें। तो देखो केमल क्रॉप कहते हैं एशियन हाइड्रोसाइनिक अम्ल क्या है? एक विषैला पदार्थ होते जो ज्वार की कौन सी अवस्था में पाई जाती है? शुरुआत। और याद रखना ये जब पानी कम रहेगा ना, अगर इसको कम करना है तो टाइम टाइम पे पानी दो, क्योंकि पौधा मतलब अपने आप अंदर रूपांतरण जब करता है जब उसको पानी नहीं मिले।
पानी मिलेगा तो फास्फोरस अवशोषण ही नहीं करेगा, उसको जड़ों की वृद्धि बढ़ानी नहीं, तो और गुरीन नहीं बनेगा, गुरीन नहीं बनेगा तो एससीएन नहीं बनेगा, एससीएन नहीं बनेगा तो ऊपर झर नहीं बनेगा। अगर पानी दोगे पर शुष्क अवस्था पैदा हुई तो ज्वार में अपने अंदर करेक्टर है। जैसे अपन क्या करते हैं, मतलब सर्दियों में कोट वोट पहनकर एडजस्ट कर लेते हैं, है ना, गर्मियों में आराम से बनियान में आ जाते हैं मस्त, तो ये भी तो अपनी अनुकूलता है जैसे तैसे। जिराफ की गर्दन लंबी हुई, कारण है क्योंकि उसको मतलब खाना ही बेचारे को ऊपर ही ऊपर दिखता था, है ना, तो वही अपने अंदर मतलब पहले अपन कहते थे कि अपने भी मतलब मानव है ना चारों हाथ पैरों पे चलता था, क्योंकि मानव की उत्पत्ति जेसीएम ऐसे हुआ था, जेसीएम पहले वाले व्यक्ति को कहते थे जावा में, फिर आया क्रो मैग्नो, फिर आया मॉडर्न में, अभी वाला मानव होमो सेपियंस सेपियंस, पहले वाला होमो इरेक्टस हुआ करता था। तो ये मानव की उत्पत्ति, तो ऐसे धीरे धीरे उत्पत्ति हुई, तो इसी प्रकार मतलब ज्वार की भी क्या हुई, मतलब अनुकूलता का सिद्धांत लगता गया। मतलब डीपली है देखो कई सारी चीजें, क्योंकि अंदर तो कई सारी चीजें चलती है। तो नॉर्मली याद रख लेना कि एचसीएन क्या है, एक जहरीला तत्व है जो शुरुआती अवस्था में बनेगा, और शुरुआती अवस्था में ज्वार को कभी भी किसको नहीं खिलाना चाहिए, पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। ये अधिक मात्रा में पाया जाता है, और कौन सी पत्तियों में, नई पत्तियों में। एचसीएन को क्या कह सकते हैं बोलो, गुरिन, या फिर क्या कह सकते हैं, प्रोसिकम। इसका निर्माण कहां पर होता है, जड़ों में, पर ट्रांसफर कहां हो जाती है, ये पत्तियों में। अभी बताया था कि निर्माण तो कहां हुआ, जड़ों में। ये देखो यहां पर बताया था कि मतलब फास्फोरस अवशोषण किया जड़ों में, जड़ों में क्या बना, विथेनिन, विथेनिन से क्या बना, गुरिन, स्थानांतरण का हो गया पत्तियों में। तो ऐसे किया अपन ने, बना अलग जगह पर पहुंचा अलग जगह। नई पत्तियों में जैसे जानवर खाएंगे वैसे क्या हो जाएगा, खत्म। तो कहां गया, और क्रांतिक अवस्था देखो कितनी है इसकी, 200 पीपीएम, परंतु बछड़ा कितने पीपीएम में मरेगा, 500 पीपीएम। नवजात बछड़ा कितने में मरेगा, 500। हालांकि 200 से ज्यादा खाना मतलब है कि हर सकते हैं अपन बेहोशी वगैरह कोई ना कोई तो संकेत, है ना। तो 500 पीपीएम में क्या मर जाएगा, बछड़ा। परंतु प्रश्न ये नहीं आता, प्रश्न क्या आएगा बोलो, 200 पीपीएम कि एससीएन की मतलब जो क्रांतिक अवस्था है, क्रिटिकल स्टेज जो है वह कितनी है, 200 पीपीएम। चलो फिर देखो सूखे की स्थिति में ज्वार में क्या बनेगा, एचसीएल। अगर पानी देते रहोगे तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाए। छोटी अवस्था में क्या बनेगा, एचसीएल। बड़ी अवस्था में क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बड़ी अवस्था में और चीजों की ग्रोथ बढ़ने लग जाती है। एचसीएल की मात्रा देखो ऊपरी पत्तियों में क्या होती है, अधिक, क्योंकि ऊपरी पत्तियां हमेशा नई पत्तियां होती है, जैसे जैसे पौधा बढ़ता है वैसे वैसे नई पत्तियां हमेशा ऊपर आएगी, नीचे वाली पत्तियां क्या हो जाएगी, पुरानी। तो हमेशा ट्रांसफर कौन सी पत्तियों में होता है, नई पत्तियों में, क्योंकि नई पत्तियां ही जानवर अक्सर खाता है। आप देखना एक तो चारा देना सूखा और एक गीला, वो जो मतलब आगे आगे की जो नई पत्तियां होती है ना उसी को खाता है। चल फिर देखो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने पर किसकी मात्रा बढ़ेगी बोलो, एचसीएल, क्योंकि इसमें खुद ही क्या है, नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, है ना, साइनाइड कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन। एचसीएल का मतलब होता है हाइड्रोसाइनिक अम्ल, हाइड्रोसाइनाइड भी कहते हैं। फिर देखो ज्वार की मीठी किस्म के अंदर कितनी मात्रा में सुक्रोज होती है, 16 से 17%। कितनी होती है, 16 से 17%। फिर देखो ज्वार की मीठी किस्में, इसे कहते हैं स्वीट सोरगम वेराइटी। क्या कहते हैं, स्वीट सोरगम वेराइटी। स्वीट का मतलब मीठा, सोरगम मतलब ज्वार, वेराइटी मतलब किस्म। तो ज्वार की मीठी किस्मों के अंदर कौन कौन सी है, तो लगभग 53, 84 और 96। एसएसवी आएगा तो फुल फॉर्म कर लेना, स्वीट सोरगम वेराइटी। स्वीट सोरगम वेराइटी अपने आप पता चल जाएगा किसकी है बोलो, ज्वार की। कितनी मात्रा में बताओ, सुक्रोज 16 से 17। कितनी है, 16 से 17। फिर देखो जलवायु मृदा, अब सारी चीजें ना अलग चलेगी, मतलब मिलती जुलती चलेगी मक्का जैसे। अब देखो आधी चीजें मक्का जैसे चलेगी, सिर्फ तापमान को छोड़कर, उसमें तापमान अपवाद थे, बताया था ना स्टार मार्क, उसमें तापमान अपवाद थे। पर इसमें खरीफ रबी वाले देखो वही, अगर मैं कहूंगा कि बताओ जलवायु के आधार पर पौधा कौन सा है बोलो, C4। एसडीपी का मतलब क्या होता है, शॉर्ट डे प्लांट, बता रखा है क्या, बता रखा है आपको, शॉर्ट डे और लॉन्ग डे। कि मैंने कहा था एसडीपी मतलब शॉर्ट डे प्लांट, एलडीपी मतलब लॉन्ग डे प्लांट। इसमें कौन से पौधे आते हैं बोलो, खरीफ वाले। इसमें कौन से आते हैं बोलो, रबी वाले। कौन से आते हैं बोलो, रबी वाले। और डीएनपी आपको बता रखा है, क्या बता रखा है, मास्टर ब्लास्टर, सचिन तेंदुलकर क्या है, क्रिकेटर। एम का मतलब मक्का, बी का मतलब बंक गेहूं, एस का मतलब क्या है, सूरजमुखी, टी का मतलब तिल, क का मतलब कपास। ये सारे मुख्यतः प्रश्न किसमें से आएगा, डीएनपी में से, पहले बता रखा है। चल तो देखो एसडीपी है,
खरीफ ऋतु का पौधा है। खरीफ ऋतु की अपने बुआई का समय अपन जानते हैं बरसात वाला। बरसात कब आती है? जून जुलाई। जून जुलाई में नहीं आए तो जुलाई अगस्त में कर दो, क्योंकि हो सकता है बरसात लेट है। अभी तो उदयपुर में तो वैसे ही बारिश तो कल दिखी, पूरे 4 महीने में कितने कल दिखी लास्ट बार, वो भी क्या थोड़ी देर की दिखी। फिर देखो बीज दर, संकुल और संकर, है ना स्कूल। ये देखो बीज दर पूछेगा तो कितनी है? 12 से 15, या फिर नॉर्मली कितनी मिल जाएगी? 15 से 20। जेट वाले में कितना? 15 से 20। नॉर्मली आईसीआरसीयूटी में कितनी? 12 से 15। चल फिर देखो देसी किस्म की उपज लगभग कितनी? 10 से 15 बोरी। क्विंटल का मतलब समझ गए? क्विंटल मतलब 100 किलोग्राम, टन मतलब 1000 किलोग्राम, क्विंटल मतलब 100 किलोग्राम। एक बोरी में भी कितने? 100 किलो। एक बोरी में भी 100 किलो, तो लगभग कितनी बोरी मिलेगी बोलो? 10 से 15। उन्नत किस्में है तो कितनी? 30 से 35। उन्नत किस्मों में ज्यादा मिल जाएगा और चारा ज्यादा मिल जाएगा, 300 से 400 क्विंटल। मुख्यतः नॉर्मली मत याद रखना, क्योंकि देखो एक कंसेप्ट बताता हूँ, उपज कभी नहीं पूछता। अभी तक के एग्जाम में कभी भी पीवाई क्यू सॉल्यूशन करेंगे तो उपज नहीं पूछे। उपज का क्या कंसेप्ट है कि एक तो क्षेत्र के अनुसार, मिट्टी के अनुसार, जलवायु के अनुसार और खाद्य उर्वरक प्रबंधन या पूरी क्रॉप के मैनेजमेंट के अनुसार उपज कभी भी बदल सकती है। उपज कभी भी किसी भी किसान के सेम नहीं आएगी, ये फिक्स है हमेशा। तो उपज क्या है कि बेसिक उपज मतलब उन्होंने एवरेज ऑब्जर्वेशन से दे रखी है, बाकी उपज कभी भी एक जैसी नहीं आती, ये ध्यान रखिएगा। तो उपज के प्रश्न आज दिन तक परीक्षाओं में ज्यादातर देखने को नहीं मिलते, तो इतना सा ज्यादा माथा उपज के अंदर मत करना, ये अभी तक का फैक्ट है। क्योंकि हर किताबों में आप यूपी की किताब पढ़ोगे तो वहाँ उपज अलग मिल जाएगी, राजस्थान की पढ़ोगे आरबीएससी तो अलग पड़ जाएगी, बिहार की पढ़ोगे तो वहाँ अलग मिल जाएगी, क्योंकि सभी जगह अलग अलग है। सभी जगह क्या है? अलग अलग। जैव उर्वरक याद रखना एजोस्पाइरलम, क्या है बोलो? एजोस्पाइरलम, है ना। और खरपतवार का प्रबंधन देखो, प्री इमरजेंसी में क्या डालोगे? एट्राजिन। अपने ज्वार में भी तो पढ़ा था एट्राजिन और सीमाजिन, नहीं पढ़ा था क्या? एट्राजिन और सीमाजिन, और यहाँ पर क्या है? एट्राजिन। भाई सिप और पादपों के लिए एक जैसा डालते। फिर देखो ज्वार की किस्में याद करनी है ना, तो ज्यादा माछा पच्ची नहीं करना। देखो 2-3 चीजें आएगी। CSH, सी का मतलब होता है कोऑर्डिनेट, क्या आता है? कोऑर्डिनेट। एस का मतलब है सोरगम और एच का मतलब है हाइब्रिड। तो आप लिख लेना सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है समन्वित, है ना। एस का मतलब क्या है बोलो? सोरगम, क्या है बोलो? सोरगम। और एच का मतलब क्या है बोलो? हाइब्रिड, क्या है बोलो? हाइब्रिड। तो याद रखना कोऑर्डिनेट, सोरगम, हाइब्रिड। इस नाम से चलेगी तब भी क्या होगा? तो इस नाम से चलेगी तब भी क्या होगा बोलो? तो ये भी सोरगम की होगी, क्योंकि नाम में क्या आ रहा है? सोरगम। स्वीट सोरगम वेराइटी वो मीठी मक्का की थी। और M35A ये रबी वाली मक्का की। रबी वाली मक्का कम लेते हैं, परंतु याद रखिएगा रबी वाली ज्वार कम लेते हैं, रबी वाली क्या लेते हैं? मक्का। रबी वाली मक्का का तो मैंने अलग ही कंसेप्ट बता रखा है कि भारत में तो बिहार में, जबकि राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये वाला जो बेल्ट है ना, काफी ज्यादा है ना, इसमें पौधों की संख्या बढ़ा देते हैं, है ना। तो याद रखना रबी वाली ज्वार कम लेते हैं, पर कभी कभी ले तो कौन सी किस्म है? M35-1। फिर देखो CSH, सी का मतलब क्या है बोलो? कोऑर्डिनेट। एस का मतलब क्या है? सोरगम। एच का मतलब क्या है? हाइब्रिड, संकर। अब ये 9-12 CSV, सी का मतलब होता है कोऑर्डिनेट, क्या होता है? कोऑर्डिनेट। और एस का मतलब क्या है? सोरगम। एस का मतलब क्या है? सोरगम। और वी का मतलब होता है वेराइटी, क्या नाम है? वेराइटी, याद रखना। तो कोऑर्डिनेट, सोरगम, वेराइटी। तो CSV या CSH ये 13-17 है। नॉर्मली याद हो जाएगी क्योंकि एक जैसे सीरीज चलती है। एस का मतलब सोरगम। चारे के लिए प्रथम जो किस्में हैं वह है CSH 106। फिर देखो चारे वाली ये बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यही पूछी गई है कि चारे वाली कौन सी है। तो MP चरी, राजस्थान चरी, 1 2 3 4 ऐसे हैं, कई सारी है। राज चरी भी आ सकता है, राजस्थान चरी भी आ सकता है, 1 2 3 4। राजस्थान चरी 1, राजस्थान चरी 2, राजस्थान चरी 3, राजस्थान चरी 4, ऐसे याद रखना। MP चरी या राज चरी 1 2 3 4 ये चारे वाली क्या है? ज्वार की किस्म। फिर याद रखना बहु कटाई, मल्टीपल कटाई वाली किस्में हैं। एक तो मीठी सुडा, मीठी सुडान याद रखना चारे वाली मीठी किस्में, चारे मीठे चारे की किस्में किसकी है? मीठे चारे की किस्में। एक SSG, क्या है? SSG, है ना, ये 59-3 है। और मीठी किस्मों में देखो वही वो स्वीट सोरगम वेराइटी, स्वीट सोरगम वेराइटी। एस का मतलब स्वीट
एस का मतलब सोरगम, वी का मतलब वेराइटी। 53, 84 और 96। रो की बात करें तो देखो ग्रेन इसमट, ग्रेन का मतलब होता है दाना, इसमट मतलब होता है कंडवा रो, इसमट का मतलब होता है कंडवा। देखो एक्चुअल में मैं आपको चार चीजें बता रहा हूँ, वापिस से देखो एक बार लक्षण, वो चीजें आपको याद है, बस उसके लक्षण बता रहा हूँ ताकि बार बार नहीं बताऊं। एक तो होता है इसमट, एक होता है रोली, एक होता है पाउडरी मिल्ड्यू, एक होता है डाउनी मिल्ड्यू। सभी के मैं फोटो दिखा रहा हूं, एक जैसे दिखेंगे, एक जैसे। इसमट क्या होता है, पुष्प क्रम होता है ना, क्या होता है पुष्प क्रम। माना कि कोई सा भी इसका पुष्प क्रम हो गया, ये पुष्प क्रम है कोई सा। अब इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें काला काला मतलब दानों की जगह क्या बन जाएगा, काले काले रंग का पाउडर। देखो मैं सभी के फोटो दिखा रहा हूं क्योंकि एक जैसे हैं सभी के, है ना। इसमट, इसमट डिजीज ऑफ सोरगम का देख लेते हैं। सोरगम गलत लिखा है, चलो आ जाएगा। फोटो बता दे रहे, फोटो इसमें बताएगा फोटो। इमेज देखो क्या होगा, ये इसका पुष्पक्रम है। पुष्पक्रम का नाम क्या है, ओपन पेनिकल। दानों की जगह क्या बन जाएगा, काले रंग का पाउडर। क्या बन जाएगा, काले रंग का पाउडर। अब दाने बनने चाहिए थे सफेद रंग के, सफेद सफेद रंग की आती है अपनी ज्वार, क्या बन गया, काले रंग का पाउडर। रोली में देखो, रोली में क्या होता है, सभी के चाहे वो गेहूं का दाना होगा तो गेहूं का रस्ट, है ना। मतलब इसमट में कोई सा भी दाना हो, जैसे गेहूं का दाना होगा काले रंग का क्या बन जाएगा, पाउडर। चाहे ज्वार का हो कैसा बन जाएगा, काले रंग का पाउडर पुष्प क्रम में। मक्का का होगा तब भी काले रंग का पाउडर। रोली के अंदर क्या होगी कि पत्तियां जो है ना, पत्तियां, पत्तियां पे रोली, रोली नहीं कहते कि अपन जैसे वो तिलक लगाने की रोली होती है ना, उसका कलर होता है ना, मतलब हल्का सा अपन गेरुआ कह सकते हैं, रोली रोली, है ना, वही वाली। तो ये पत्तियों पे देखो एक गेरुए रंग की, मतलब उस प्रकार की क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे सिम्टम्स। ये किसी में भी देखो, तो अगर इस प्रकार की पत्तियां अगर आपको दिखाई दे इस रंग की, तो आप क्या कहोगे, बोलो रोली रोली। क्या कहोगे, रोली रोली। पर सफेद रंग का पाउडर दिखाई दे तो उसे कहोगे पाउडरी मिल्ड्यू। सफेद रंग का पाउडर दिखाई दे तो उसे क्या कहोगे, बोलो पाउडरी मिल्ड्यू या फिर छाछा रोग। क्या कहोगे, पाउडरी मिल्ड्यू या फिर छाछा, पाउडरी मिल्ड्यू। सफेद रंग का पाउडर, सफेद रंग का पाउडर अगर आपको दिखाई दे, इसमें तो कमी, ये कुकर बिट्स में सबसे ज्यादा है, जिसके मतलब दलहनी परिवार में सबसे ज्यादा, दलहनी परिवार के अंदर सबसे ज्यादा जिसकी पत्तियां चौड़ी, उसमें पाउडरी और डाउनी मिल्ड्यू दोनों होता है। जिसकी पत्तियां सकड़ी होती है उसमें स्मट और रस्ट, ये दोनों होता है। ये बात ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। चलो फिर देखो, एक डाउनी मिल्ड्यू में नीचे वाले पार्ट में क्या है, भूरा भूरा पड़ जाएगा, डाउनी मिल्ड्यू, DOW, डाउनी मिल्ड्यू। किसी का भी देख लो, डाउनी मिल्ड्यू। यहाँ पर कुकर बिट्स का बताऊं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। चौड़ी पत्ती, जिसकी चौड़ी पत्तियां हैं, चाहे वो दलहनी परिवार, अगर इस प्रकार के धब्बे नजर आए तो क्या कहोगे, डाउनी मिल्ड्यू। सफेद रंग का पाउडर नजर आए तो पाउडरी मिल्ड्यू। पत्तियों पर रोली, मतलब एकदम छोटे छोटे, मतलब गेरुए रंग का पाउडर, मतलब पाउडर नजर नहीं आएगा, नॉर्मली चकते नजर आएंगे, वो क्या होगा, रस्ट। और पुष्प क्रम में अगर क्या होगा, पुष्प क्रम में दानों के स्थान पर क्या नजर आएगा, बोलो काले रंग, वो काले रंग का पाउडर, तो क्या कहलाएगा, इसमट। चल, ग्रेन स्मट जो होता है वह किसके कारण होता है, देखो सिफे, ये सिफे सेलोथिका सोरगाय। हालांकि याद करना चाहो तो करना, बाकी मत करना क्योंकि इतना डीपली तो नहीं आता है। बताओ क्या नाम है, सिफे सेलोथिका। क्या नाम है, सिफे सेलोथिका, सिफे सेलोथिका, सिफे सेलोथिका, सिफे सेलोथिका। सोरगाय तो याद हो जाएगा, सोरगम बाइकोलर, सोरगाय मतलब सोरगम, बाइकोलर मतलब ज्वार में रखना। बताओ ग्रेन स्मट का कारण क्या है, बोलो सिफे सेलोथिका। ये क्या है, एक प्रकार की कवक, कवक का नाम वापिस से बोलो, सिफे सेलोथिका सोरगाय, सिफे सेलोथिका सोरगाय। एक दो बार और बोलो, क्या है,
सिपेसेलोथिका सोरगय, सिपेसेलोथिका, सिपेसेलोथिका, सिपेसेलोथिका। चल, ये 2-3 बार बोलोगे तो अपने क्या दिमाग सेट कर लेगा कि हाँ ऐसा भी कोई शब्द है। पहली बार क्या है, कभी कभी नया शब्द देखते ना तो एक्सेप्ट ही नहीं करता दिमाग, है ना। तो सिपेसेलोथिका सोरगय। ग्रेन इसमेंट मतलब दानों में क्या हो जाएगा, मतलब काले रंग का पाउडर। ये कवक है, सिपेसेलोथिका सोरगय, ये रिपीट हो गया। ग्रेन का मतलब होता है दाना। और नेक्स्ट है कीट, सोरगम सूट फ्लाई, सोरगम सूट फ्लाई, और इसका नाम है अथरगोनिया सोकेटा। चल वापिस से बोलो, अथरगोनिया सोकेटा, वापिस से बोलो, अथरगोनिया सोकेटा। बताओ सोरगम सूट फ्लाई का क्या नाम है? अथरगोनिया। ऑनलाइन वाले तुम भी बोलो, है ना, यही बोलो चैट में, है ना, ये मैसेज टाइप करने से बढ़िया। बताओ सोरगम सूट फ्लाई का क्या नाम है? अथरगोनिया, अथरगोनिया सोकेटा, अथरगोनिया सोकेटा, अथरगोनिया सोकेटा। अब बताओ ग्रेन स्पॉट का क्या है? सिपेसेलोथिका सोरगय, सिपेसेलोथिका सोरगय, सिपेसेलोथिका सोरगय, अथरगोनिया सोकेटा, अथरगोनिया। तो धीरे धीरे होगा क्योंकि नए नाम है, क्योंकि एंटोपैथो का नियम यही है, जितने बार बोलो और जितने टाइम पढ़ो उतना ही। एंटोपैथो का नियम है सीधा सा, एंटोमोलॉजी कीट और पैथोलॉजी रोग विज्ञान दोनों का। अभी तो वो निमेटोलॉजी देखिए उसके भी आते। अभी तक तो अपने मेलाइडोगाइनी स्पीसीज देखा है, मेलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा, क्योंकि रूट नोट निमेटोड एक ही पढ़ा है ना। अभी तो आपने कई सारे नहीं पढ़े। चल तो फिर तनाछेदक, तनाछेदक का तो चेलोपार्डियस वही मक्का वाला, है ना। इसमें डेड हर्ट की समस्या कौन करता है? सोरगम सूट फ्लाई। एक बार और बोलो, सोरगम सूट फ्लाई का क्या नाम है? अथरगोनिया। कोई भी नहीं बोल रहा, ऑनलाइन वाले बोलो। तना मक्की, तना मक्की सूट फ्लाई कब देती है बोलो? तो अगस्त के में, क्योंकि लगभग इसलिए है कि जून जुलाई में बुआई करते हैं, जून जुलाई के बाद जैसे पौधा बड़ा होने लगता है, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, वैसे कीट का आक्रमण हो जाता है, क्योंकि कीट स्टार्टिंग में ज्यादा आक्रमण करता है। और याद रखना कीट अक्सर है ना बरसात के मौसम में दुख देते हैं। कारण यह है कि कीट ना गर्मियों में सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, गर्मियों में आपको कीट नजर नहीं आते, जमीनों के अंदर या फिर कहीं ना कहीं बाकी प्यूपा स्टेज के अंदर पड़े रहते हैं, क्योंकि गर्मी तेज होती है तो वो सब मतलब डाइकोज अवस्था के अंदर चल जाते हैं, मतलब सुसुप्त अवस्था डोरमेंट से चलती है। फिर उसके बाद जैसे बरसात है ना, बरसात में जमीनों में भरा जाता है पानी, तो उनके मतलब वो अंडे जैसे जिस अवस्था में थे ना वैसे बाहर निकल जाते। जैसे बरसात पड़ती है आपको ये सारी की सारी मतलब कीट कीट उड़ते हुए कीट वगैरह सब कुछ नजर आएंगे। और ये इनका मल्टीप्लेक्सन मतलब जो क्या कह सकते हैं अपन, मतलब मल्टीप्लेक्सन मतलब गुणिता जो होती है ना, मतलब इनकी जो भी करते हैं ये तो नेचुरल फ्लाइट करते हैं। नेचुरल फ्लाइट का मतलब होता है उड़ते हुए, मतलब है इनके अंदर क्या है संभोग की क्रिया होती है और उसी से नए नए अंडे बनाते हैं ताकि आने वाली जनरेशन के अंदर वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। तो दुनिया में सबसे ज्यादा एक तो मतलब संख्या जो है ना वह भी कीटों की, कीट जितने हैं ना इस दुनिया में उतने कोई भी नहीं। कभी कीट विज्ञान पढ़ना। और कीट सर्वाधिक नुकसान पहुंचाएंगे बरसात में, क्योंकि जमीन के अंदर रह नहीं पाएंगे, सारे जमीन से बाहर आएंगे। और तो सबसे ज्यादा नुकसान कब फैलाते हैं? तो जून जुलाई में पानी आता है तो उसके अगले महीने में अगस्त सितंबर के अनुसार। चलो क्या बता है? लाइट वाला, वो उसके लिए लाइट ट्रैप करते हैं। वो क्या लाइट मतलब फोटोन्स, फोटोन्स कहते हैं इसे। जो एनर्जी रहती है ना वो फोटोन्स कहलाती है। तो फोटोन्स के प्रति एक्टिव होते हैं तो उनके लिए यूज करते हैं लाइट रे, मतलब एक प्रकाश प्रपंच, नाम सुना है प्रकाश प्रपंच। और फिर नीचे क्या एक तगारी रख देते हैं जिसमें मेलाथियन कीटनाशक दवाई डालते हैं, वो खत्म। ये अपना ज्वार क्या हो गया, खत्म। अब देखो एक ही बार में पूरा ज्वार रिवाइज करा रहा हूँ, फिर इसके बाद ज्वार के बाद बाजरा, बाजरे के बाद जय। एक ही बार देखो, देखो क्योंकि तीनों को रिवाइज करा रहा हूँ तुरंत हाथों हाथ, ताकि घर जाकर एक बार पढ़ लेना। इधर देखो, ज्वार के बारे में चालू किया हमने, कहा था दुनिया में पहली बार उत्पत्ति गांव में अपने सहारा के जंगल, सहारा कहां पड़ता है? अफ्रीका। कुछ नहीं हुआ होगा जीवन में, दो समस्या, दोनों का क्या करेगा बेचारा समाधान। पहला एक तो जानवर, दूसरा पानी। तो पानी के लिए जमीन में फास्फोरस, फास्फोरस ने क्या किया, फास्फोरस ने एक विथेनिन बनाया और विथेनिन से क्या किया, इसके अंदर गुरीन नामक एक प्रोसिफिक अम्ल नाम का तत्व बना। बना जड़ में पर ट्रांसफर कहां हुआ? पत्तियों। पत्तियां हमेशा नई वाली में ज्यादा रहेगा, छोटी अवस्था। पानी नहीं होगा तभी बनेगा, पानी होने पर बेचारा इतना काम करेगा नहीं, क्योंकि आसानी से पानी मिलेगा। जब पानी नहीं होगा तभी ये मॉडिफिकेशन होगा, बाकी मॉडिफिकेशन नहीं होगा।
जब पत्तियों में आया, कोई जानवर ने आकर खाया, आते वेले मर जाएगा। क्रांतिक अवस्था 200 ppm, बछड़ा मरेगा 500 में, याद नहीं करना 500, याद रखना है 200। ये कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देखे ज्वार के। हमने कहा था कि इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वह क्या होता है, सोरगम बाइकोलर। क्या होता है बोलो, सोरगम बाइकोलर। कुल बताओ क्या होता है, उत्पत्ति बताओ, थोड़ा जल्दी और तेज बोलो। गुणसूत्र, अंकुरण, तना, फल, पुष्पक्रम, परागण, वसा। ऑप्शन में 3 नहीं मिलेगा तो 1.5 से 2, 1.5 से 2। बताओ प्रोटीन, टेस्ट वेट कितना, चल बताओ मुझे। अगर मैं गेहूं का टेस्ट वेट पूछूं तो 40 ग्राम, गेहूं सा का पूछूं तो, अगर चावल का पूछूं तो 25, बासमती चावल का 21 ग्राम। याद है क्या, चल बहुत बढ़िया। अब बताओ लाइसिन की तो कमी है परंतु अधिकता ल्यूसीन की। अब बताओ कि क्या कौन सी क्रॉप कहते हैं इसे, एक तत्व मिलता है विसेला जिसका नाम है एशियन। एशियन कभी भी जानवरों को नहीं खाना चाहिए। कहां पर मिलेगा ये, नई पत्तियों में। कहां पर मिलेगा, नई पत्तियों में। कहां मिलेगा, नई पत्तियों में। चल फिर देखो आगे चलते, आगे कि इसकी क्रांतिक अवस्था बताओ कितनी है, नए बछड़े को मारने के लिए। कहां पर मिलता है, ऊपरी पत्तियों में। नाइट्रोजन अधिक होगा तो क्या बढ़ेगा, मीठी मक्का में सुक्रोज। बताओ SSV की फुल फॉर्म क्या है, स्वीट सोरगम वेराइटी। ये सीरीज तो याद रख लेना, सीरीज तो याद रख। फिर देखो बताओ कौन सा पौधा है ये, बताओ SDP। और कौन सी ऋतु का है, खरीफ ऋतु का। बताओ बीज दर कितनी है, और जेठ के लिए, और देसी की उपज कितनी, उन्नत की कितनी, चारे के लिए। जैव उर्वरक का नाम बताओ, एजोस्पाइरिल। गेहूं के अंदर कौन सा होता है, ऑप्शन में एजोस्पाइरिल नहीं आने पर बताओ खरपतवार का प्रबंधन, एट्राजिन की मात्रा कितनी है, आधा किलो प्रति हेक्टेयर, आधा किलो प्रति हेक्टेयर। ये हाँ, राजस्थान के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, राजस्थान का एग्जाम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर मतलब RBSc की किताब, RBSc की किताब मतलब 15 से 20। समझ में आ गई रास्ता। अगर आप कोई सा भी मतलब AFO का एग्जाम दे रहे हो, माना कि कोई सा भी सेंट्रल गवर्नमेंट का दे रहे हो तो 12 से 15। चलो फिर देखो नेक्स्ट, प्रथम संकर किस्म कौन सी है, CSL। C का मतलब कोऑर्डिनेट, S का मतलब, H का मतलब, कब डेवलप हुई थी, 1964। बताओ रबी के लिए कौन सी किस्म है, M35 1। CSH की फुल फॉर्म क्या होती है, और CSH की फुल फॉर्म क्या है, चलो ये याद है। चारे वाली कौन सी है बोलो, राजस्थान के लिए, बहु कटाई के लिए, या फिर SSG 59 वो 59-3। मिट्टी किस्म के लिए SSV 53 84, और एक कौन सी 96। ग्रेन स्मट का कवक का नाम बताओ, स्पेसेलोथिका सोरगर। बताओ ये क्या है, एक प्रकार का कवक। और बताओ सोरगम सूट फ्लाई का क्या है, अथरगोनिया। बताओ क्या करता है ये, तना छेदक का नाम, और तना ये सूट फ्लाई कौन से महीने में। ये अपना सोरगम, और एक ही मिनट में रिवीजन, और लास्ट में एक बार और मोटा मोटा करा दूंगा। अब दूसरा करते हैं बाजरा। बाजरे का देखो क्या है कि पेनिसेटम ग्लूकम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेनिसेटम ग्लूकम। अब बाजरे का ये है कंसेप्ट कि बाजरे को पानी नहीं मिला, बाजरे को पानी नहीं, जैसे इसको पानी नहीं मिला तो इसने क्या किया बेचारे ने, वो जमीन से फास्फोरस किया। पर बाजरे ने ऐसा नहीं किया, बाजरे ने पत्तियों में रूपांतरण कर लिया, और पत्तियों में मोटर सेल, मतलब मोटर सेल का मतलब कि ऐसी कोशिकाओं का निर्माण किया कि जलवायु के अंदर जितना पानी है ना उसको अवशोषित कर सकता है कौन, बाजरा। याद रखना, मतलब इसने तो मॉडिफिकेशन किया कि फास्फोरस किया, पर बाजरे ने ये खेल नहीं खेला। बाजरे ने क्या किया, बाजरे ने जो किया वह पत्तियों के अंदर कौन सी कोशिकाओं का निर्माण किया, मोटर सेल। मोटर सेल का जो काम है ना वह क्या होता है कि वायुमंडल के अंदर उपस्थित नमी का अवशोषण करके पौधों को क्या देना है,
पानी देना, मतलब ये करेक्टर बाजरे का ही है और किसी का नहीं। जैसे ये करेक्टर जैसे जमीन से फास्फोरस का अवशोषण है, ये करेक्टर इसी का। तो पर्ल मिलेट बाजरा, देखो बाजरे का क्या, कुछ कॉमन चीजें मैं बोल देता हूँ, बाद में वापस रिवाइज करा दूंगा। क्या कहते हैं इसका वानस्पतिक नाम क्या है, पेनिसिटम ग्लूकम। क्या कहते हैं, पेनिसिटम ग्लूकम, या फिर कह सकते हैं पेनिसिटम ट्राइफोडिस, पेनिसिटम ग्लूकम या फिर पेनिसिटम ट्राइफोडिस। कुल की बात करें तो ग्रेन, ज्वार हो या फिर हो बाजरा, उत्पत्ति स्थान अफ्रीका, और गुणसूत्रों की संख्या जो जे भी है ना, जो और बाजरा के अंदर कितने, 14। कितने हैं, जो और बाजरा के अंदर 14। चल बढ़िया सर, ऐसे पढ़ाओ, हाँ, बहुत बढ़िया। अंकुरण बताओ, हाइपोजियल, अंकुरण क्या है, हाइपोजियल, क्योंकि जमीन से ऊपर बीज नहीं आएगा, जमीन से ऊपर आता है तो इपीजियल, ग्रेमनी परिवार में हाइपोजियल। बताओ पुष्पक्रम कौन सा, सिलेंड्रिकल स्पाइक, सिलेंड्रिकल स्पाइक, सिलेंड्रिकल स्पाइक। परागण कौन सा, पर परागण, प्रोटो एंड्री मक्का में, प्रोटोगाइनी बाजरा में, प्रोटो एंड्री मक्का में, प्रोटोगाइनी बाजरा। प्रोटो मतलब पहले, गायनी मतलब मादा भाग, प्रोटो मतलब पहले, गायनी मतलब मादा भाग। मादा भाग का नर भाग से पहले परिपक्व, सही बात है, मादा भाग का नर भाग से पहले परिपक्व। अब मादा पहले परिपक्व होगी तो वो नर का इंतजार करेगी क्या, नहीं, नर भले से पड़ा रहे पर मादा चली जाएगी, तो उसमें क्या होगा, पर पराग। हालांकि मादा फूल कभी भी नहीं जाता, नर फूल ही क्या होता है, दूसरी जगह जाता है, क्योंकि भटकता नर ही है, मादा नहीं। चल अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहा भाई, तुम अलग हो ये अलग है। फल का प्रकार कौन सा है, कैरियोप्सिस, ग्रेमनी परिवार का क्या, कैरियोप्सिस। फल प्रकार कौन सा, कैरियोप्सिस। बात करें तना, तना क्या कहता है, कल, ग्रेमनी परिवार का तना कल्म कहलाता है। प्रोटीन की मात्रा कितनी है, 11 से 12 मिलती है, वैसे तो 11 से 12, पर एग्जैक्ट 11 से 12 दोनों जोड़ोगे और 2 का भाग दोगे तो 11.5 आएगा, क्योंकि 11 और 12 के बीच में कितने पड़ते हैं, 11.5, तो 11.5। वसा की मात्रा 5%। सर्वाधिक वसा ग्रेमनी परिवार में बाजरा, सर्वाधिक वसा ग्रेमनी परिवार में बाजरा। सर्वाधिक खनिज पदार्थ की मात्रा भी बाजरा। अनुमान पूछेगा, रेंज पूछेगा, एग्जैक्ट नहीं पूछेगा, 2 से 3, 2 से 3, जैसा कि अपन ने टेबल में लिख रखा। अब उसका आधा कर दोगे बीच वाला पॉइंट, तो 2.5 उठा लेना, 2.4 भी उसी के पास में पड़ता है, और किताबों में क्या दे रखा है, 2.7। कितना दे रखा है, 2.7। परीक्षण भार तो 5 से 7 ग्राम, परीक्षण भार कितना है, 5 से 7 ग्राम, क्योंकि बाजरा के अपने 1000 दानों का वजन बहुत कम होता है, बिल्कुल हल्के होते, छोटे से होते। तो बाजरा का देखो कितना है, 5 से 7, कितना होता है, 5 से 7। चलो फिर देखो मोटर सेल, मतलब मोटर कोशिकाएं किसके अंदर पाई जाती है, बाजरा के अंदर। काम क्या करती है, वायुमंडल की नमी का अवशोषण, वायुमंडल की नमी का क्या करती है, अवशोषण। इसीलिए इसके अंदर पत्तियों में क्या पाई जाती है, मोटर सेल। बाजरे को क्या कहते हैं, गरीब का भोजन, गरीब का भोजन कौन है, बाजरा, गरीब का भोजन कौन है, बाजरा। और गरीब का घी कौन है, तिल, गरीब का घी कौन है, तिल। गरीब का दोस्त आलू, गरीब का दोस्त आलू। गरीबों की सारी चीजें बता दे क्या, गरीब आदमी बेचारा गरीब। चल बताओ गरीबों का अनाज क्या कहलाएगा, गरीब का अनाज, गरीब का अनाज पूछेगा तो क्या बताना है, बोलो बाजरा, क्या बताना है, बाजरा। गरीब का घी पूछेगा तो तिल, क्या है, बोलो तिल। गरीब का दोस्त पूछ ले तो आलू, गरीब का दोस्त पूछे तो आलू। गरीब का संतरा पूछे तो टमाटर, गरीब का संतरा पूछे तो टमाटर, क्या पूछे, टमाटर। गरीब का सेब पूछे तो अमरूद है, कौन है, अमरूद। गरीब का फल पूछे तो कौन है, गरीब का फल पूछे तो कौन है, बेर है। सेब इसलिए कहते हैं, मैं बताता हूँ, कंफ्यूजन है, ये किताबों में भी है। सेब इसलिए कहते हैं अमरूद को कि अमरूद और सेब की जब कंपैरिजन करी गई न्यूट्रिएंट्स के आधार पर, मतलब पोषक तत्वों के आधार पर, कि प्रोटीन इसमें कितना मिलेगा, इसमें कितना मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट इसमें कितना, इसमें कितना, विटामिन इसमें कितने और इसमें कितने, तो देखा गया कि सेब की अपेक्षा अमरूद में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है। मतलब बेचारा एक बीमार व्यक्ति बैठता है ना,
तो उसको अपन कभी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो सेब जरूर लेके जाते हैं, हालांकि सेब महंगे है ना, 150 रुपए के आसपास चलते हैं। और अपना जामफल बेचारा 30-40 किलो, ऑन एवरेज कितना 40 किलो जामफल बिकता है, पर जाते कितना है अपने कोई हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमेशा लेके किसको जाते हैं, इसको, जबकि न्यूट्रिएंट्स कंटेंट सेब की अपेक्षा ज्यादा किसमें, अमरूद में। ये बड़ा अच्छा काम, तो इसीलिए गरीबों का सेब कहते हैं अमरूद, है ना, जबकि फल कहते हैं बेर। पर कुछ किताबों में क्या मिस्टेक कर रखी पता है, गरीबों का सेब कह रखा है, बेर को फल कह रखा है, अमरूद को लोचा कर रखा है, कई जगह कर रखा है। अब क्या ही कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। देखो तो गरीबों का अनाज कौन सा है, गरीबों का घी, गरीबों का दोस्त, गरीब का संतरा, गरीब का सेब, गरीब का फल। देखो बाजरा अनाजों में सर्वाधिक सूखा प्रतिरोधी है, सर्वाधिक क्या है, सूखा प्रतिरोधी। काम क्या है बेचारा, काम ये है सूखा प्रतिरोध करता है, परंतु ये मतलब वायुमंडल की नमी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, इसलिए सबसे ज्यादा क्या कर सकता है, सूखा प्रतिरोधी। जड़ों वड़ों का कोई काम नहीं। बाजरे को स्वयं सिंचित फसल, स्वयं सिंचित का मतलब समझ गए, खुद का खुद ही पानी दे लेता है, क्योंकि मोटर कोशिका है, क्या है इसके अंदर, मोटर कोशिका, मतलब मोटर या ट्यूबवेल चलाने की जरूरत नहीं है, खुद ही के अंदर क्या है, खुद मोटर चला लेता है। मोटर का मतलब क्योंकि ये इसका खुद का रूपांतरण है, जो मतलब कहते हैं कि ऐसा मतलब कुछ ही किस्मों के अंदर, ये रेगिस्तान की कुछ ही फसलों के अंदर पाई जाती है, बाकी नहीं। जैसे कैक्टस क्या करता है, कैक्टस जमीन में जड़ें भेजता है और अपने अंदर पानी सिंचित करता है कैक्टस की। जैसे ग्वारपाठा, ग्वारपाठा कहाँ उगता है, ज्यादातर रेगिस्तानों में। ग्वारपाठे को कभी भी चीरना, उसके अंदर कितना पानी, कितनी नमी की मात्रा, मिलता कहाँ है, रेगिस्तान में। इस हिसाब से तो पानी नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, पर अंदर चीर के देखो उसके अंदर कितना पानी है। यही करेक्टर है रेगिस्तान के पौधों में, जो रेगिस्तान के पौधे। अफ्रीका, अफ्रीका में वैसे जंगल ही है, क्योंकि लगभग पूरे अफ्रीका में वो सहारा का जंगल फैला हुआ है चारों में। तो वहां पर इसके सामने समस्या आई तो इसने क्या किया, कुछ नहीं किया, खुद की कोशिकाओं का मतलब रूपांतरण किया और कौन सी बना ली, मोटर कोशिका। मोटर कोशिका है तो वो सूखा प्रतिरोधी भी है और उसके साथ साथ क्या है, स्वयं सिंचित फसल। और सारी चीजें कॉमन चलेगी, सिर्फ रोग इंपोर्टेंट है बाजरा के और कुछ भी नहीं आएगा। हरित वाली रोग है दुनिया में सबसे ज्यादा, एक तो अर्गट रोग पूछा जाता है, एक पूछा जाता है हरित वाली रोग। इसके अलावा बाजरा का कोई प्रश्न अभी तक परीक्षाओं में नहीं देखा गया। देखो सीप और पादप है, एसडीपी पादप है। एसडीपी का मतलब जो भी खरीफ का होगा वो कौन सा है, एसडीपी, खरीफ ऋतु में उगाते हैं। बताओ बाजरा की बीज दर कितनी है, 4 से 5। तो एक इंपोर्टेंट तो लगाओगे, बाजरा की बीज दर कितनी है, 4 से 5। अंतराल कितना, 40 से 45 सेंटीमीटर रख लो। और आर तो ये हो गई, आर के बाद ये क्या आ जाती है, पी। आर की फुल फॉर्म रो, पी की फुल फॉर्म प्लांट। आर मतलब पंक्ति, पी मतलब पौधा। तो जो पंक्ति रखनी है 40 से 45 सेंटीमीटर और पौधे की कितनी रखनी है, 10 से 12। और एक हेक्टेयर में कितने पौधे हैं, 1,75,000, 1,75,000। बीज की गहराई कितनी रखनी है, 1.5 से 2 सेंटीमीटर। कारण ये है ना, इसका बीज कितना छोटा है बाजरे का, तो ज्यादा तो छोटा रख ही नहीं सकते। जबकि अपने गेहूं की कितनी रखते हैं, लगभग 4-5 सेंटीमीटर। कितने रखते हैं, 4-5 सेंटीमीटर। अब देखो आईसीआर वगैरह में नॉर्मली, पर जहां जहां पर जेट लिखा है ना, उसी को अपने को मानना है। समझे मेरी बात, कि जेट में अलग आंसर और सीयूटी में अलग अलग आंसर जा रहा है ना। तो अभी अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो जहां पर जेट लिखा हुआ ना वो तुम्हें मानना है, अगर एक ही याद होगा। क्यों, क्योंकि कारण ये है कि जेट का मतलब है कि अपनी आरबीएससी की किताब, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की किताब, और अपनी 12वीं की और 11वीं की जो किताब है ना आरबीएससी, उसके आधार पर ये माना। क्योंकि अपन पेपर देंगे किसका, अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। और ये RSMSSB बोर्ड जो कहते हैं ना, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, और ये मानती है किसको, आरबीएससी की किताब को। तो इसीलिए अपने को क्या मानना है। पर रेफरेंस बुकों में क्या दे रखा है, 2 से 3। यूं मत कहना कि अपने आईसीआर की भी कोई एनसीईआरटी चलती है। अपने दुर्भाग्य है कि हमारे एग्रीकल्चर में कोई एनसीईआरटी नहीं, याद रखना एनसीईआरटी नहीं है। जैसे बायोलॉजी वालों के पास एनसीईआरटी है, केमिस्ट्री वालों के पास एनसीईआरटी है, पर हमारे पास कोई भी एनसीईआरटी, नेशनल लेवल की कोई किताब नहीं, अपने स्टेट लेवल की किताबें चलती। तो याद रखना है कि बीज की गहराई कितनी रखनी है, बोलो 1.5 से 2 सेंटीमीटर। कितनी, 1.5 से 2 सेंटीमीटर। जैव उर्वरक के रूप में क्या काम में लोगे, एजेटोबैक्टर। गेहूं में भी क्या काम में लेना है, एजेटोबैक्टर। ज्वार का एजोस्पाइरिलम, ज्वार का एजोस्पाइरिलम, गेहूं का एजेटोबैक्टर,
बाजरा का एजेटोबैक्टर, बाजरा का एजेटोबैक्टर, गेहूं का एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलियम किसमें, ज्वार में। बहुत बड़ी। फिर देखो खरपतवार, C4 पाथको में एट्राजिन और सीमाजिन, C4 पाथको में क्या चलता है, एट्राजिन और सीमाजिन। खरपतवार पढ़ा दिया ना आपको, वैसे वहां पर आधा कंसेप्ट तो मैं क्लियर, क्योंकि अगर मैं डिटेल्ड अगर पूरा खोलूंगा ना, पीपीआई, पीई, पीओई, आधा कंसेप्ट वहां क्लियर होता है, वो खोलूंगा तो वापस 10-15 मिनट जाएंगे। इसलिए अगर नहीं आए तो भी बता देना कि कभी खोल दूंगा, ताकि एक ही बात। तो याद रखना, प्री इमरजेंस, प्री इमरजेंस मतलब एट्राजिन, एट्राजिन और सीमाजिन, यही काम में आते। फिर देखो किसमें, एचबी, एचबी मतलब हाइब्रिड बाजरा वन, हाइब्रिड बाजरा वन। देखो प्रथम संकर किसमें कब विकसित हुई, 1965, 1965। ये किस किस से किसमें विकसित हुई, टिप्ट वन और बीएल, वो BL3B। इसे बिलाड़ा कहते हैं, पर बिलाड़ा कहना हालांकि उचित नहीं होगा, तो बिल याद रख लेना। क्या याद रखना, बिल। टिप्ट, टिप्ट हो गया, टिप्ट वन और बिल 3, बिल 3B। तो याद रखना, हाइब्रिड बाजरा वन प्रथम वो संकर किसमें कब विकसित हुई, 1965। और देखो अगली किसमें है, HHB67, पूसा मोती को स्टार मार्क कर लेना, WCC को स्टार मार्क कर लेना, राजस्थान 171 को स्टार मार्क। तीनों किसमें इंपोर्टेंट है, तीनों की तीनों। राज 171 को स्टार कर देना, डबल स्टार, क्योंकि राज 171 ऑलरेडी एग्जाम में आ चुकी है, राजस्थान राज 171, क्योंकि राज नाम से ज्यादातर गेहूं की आ जाती है मेन बात, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अपन ने खूब सारी पढ़ी हुई वहां। तो राज 171 किसकी है, अपने बाजरा की। एक WCC 75 और एक क्या है, पूसा मोती। देखो बाजरे में अगर एक ही चीज पढ़ो ना, तो सबसे ज्यादा पढ़ना कि बाजरे के रोग। क्या पढ़ोगे, बाजरे के रोग। एक तो अर्गट रोग है, एक पढ़ेंगे अपन इसका हरित वाली रोग, दोनों रोग। तो देखो बाजरे का एक रोग है जिसका नाम क्या है, अर्गट। क्या नाम है, अर्गट। बाजरे में कवक लगता है जिसका नाम है क्लेविसेप्स फ्यूजीरियम। क्या होता है, क्लेविसेप्स फ्यूजीरियम। अब देखो ये क्या करता है कि बाजरा जो रहता है ना, बाजरा, बाजरे के अंदर एक चिपचिपा मतलब दुर्गंध युक्त पदार्थ निकलता है, और उसे जब हाथ में लेके आप लोग करोगे तो वो चिपचिपाहटपन होता है, जिसे कहते हैं अर्गोटी। क्या कहते हैं, अर्गोटी। उस रसायन का नाम इसी रोग के नाम पे रखा, क्या रखा, अर्गोटी। तो याद रखना इसके अंदर क्या होता है, तो बीजों के अंदर क्या होता है, अर्गोटीन नामक रसायन का निर्माण होता है। और ये कहां पर निकलता है, पुष्पक्रम, और पुष्पक्रम में क्या होती है, बीज। अब कौन सा पदार्थ रहेगा, गोंद जैसा चिपचिपा, और अर्गोटीन के कारण क्या होता है, अधिक जहरीला। तो अर्गोटीन के मतलब ये बाजरा पूरा क्या हो जाएगा, खत्म। सीधा से याद रख लेना कि एक रोग है जिसका नाम क्या है, अर्गट। होगा किसके कारण, क्लेविसेप्स फ्यूजीरियम। और ये क्या है, एक प्रकार का कवक, लगेगा किसमें, पुष्पक्रम। पुष्पक्रम के अंदर दाने, दाने के अंदर क्या, एक चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ का नाम अर्गोटीन। अर्गोटीन क्या अच्छा है, क्या नहीं, कैसा है, जहरीला। कैसा है, जहरीला। तो उपचार करोगे इसका, बीजोपचार 15 से 20% क्या करोगे, नमक के घोल। चल, अर्गट के कवक का नाम बोलो, क्लेविसेप्स फ्यूजीरियम। अर्गट के, अर्गट का कवक का नाम बोलो, क्लेविसेप्स फ्यूजीरियम, क्लेविसेप्स फ्यूजीरियम, क्लेविसेप्स फ्यूजीरियम, क्लेविसेप्स फ्यूजीरियम। वापस से बताओ, बाजरा के अर्गट का कवक का नाम क्या है, बोलो, क्लेविसेप्स। पीडीएफ अपने अनाउंसमेंट में मिलेगी जयश्री, ठीक है, पीडीएफ वहां पर मिलेगी। चलो, क्लेविसेप्स फ्यूजीरियम, बताओ बीजों के अंदर कौन सा रसायन, पुष्पक्रम में कौन सा चिपचिपा पदार्थ, बोलो, बताओ अर्गोटीन की प्रकृति कैसी होती है, उपचार किससे करना चाहिए, 15 से 20% नमक से, ये हो जाता है। चलो सर, अभी तक नहीं मिला है पीडीएफ, पीडीएफ अभी मैं जाके लास्ट जब अपनी रहेगी तब एक बार मुझे आप, क्या नाम है, हरित वाली भी करवा रहे हैं, पर मिनट के बाद बाढ़ ला।
बाढ़ ले। बातें नहीं रे, बातें नहीं। हरित वाली भी करा रहे, क्या कर रहा है रे? देख बातें। अब देखो एक रोग तो ये हो गया, एक हरित वाली लिखा हुआ क्या सीट में? लिखा हुआ कितना और बाकी बचा हुआ है मुझे बताना एक बार। हरित वाली जो हो गया इसके लिए उस पूरा लो देखो ये बता देता हूँ। एक रोग है जिसका नाम है हरित वाली, आपकी सीट में तो है ना हरित वाली, हरित वाली। एक मिनट रुको, बातें नहीं रहे। बताओ खोजा किसने था? हम्म। हाँ सर एक बात बताओगे मुझे, ये पीडीएफ कहाँ मिलती है इनको एक बार बताओ ना मुझे। एप्लीकेशन में मतलब ऐप रहता है ना अपना, जैसे मेरे पास कोई ऐप है। हाँ 904, एक बार ऑनलाइन वाले सुनो। 904 पीछे हेल्पलाइन नंबर है पीछे 904। एक बार इस पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, जैसे कि आप क्या नाम है जयश्री, हाँ और प्रकाश है ना सर मिल गए। एक बार मुझे बताओ ना अनाउंसमेंट में मिलती है क्या? एप्लीकेशन चालू करके बताओ ना मुझे। कंटेंट, कंटेंट में जाऊं? हम्म। और उसका ऑप्शन भी देते हैं क्या बताओ? हैं? जैसे ये ऐप है अपना, मेरे तो चल ही नहीं रहा है। आपके कोई चल रहा हो तो बताओ मुझे। आप मुझे बताना एक बार। ऑनलाइन वाले सुन ले कि क्या नाम है, जैसे कंटेंट के अंदर जाओगे और कंटेंट में अनाउंसमेंट या कंटेंट के अंदर आपको एक पीडीएफ मिलेगी, डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पर आपको एक पूरी की पूरी क्रॉप की पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ के साथ डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड करके इसकी प्रिंट निकलवा सकते हैं। ठीक है चल। अब देखो बाजरे के दो रोग है, एक तो अर्गट है, अर्गोटीन रसायन है ना सबसे याद, और दूसरा है हरित वाली। क्या याद रखना? हरित वाली। हरित वाली एक कवक से लगता है जिसका नाम है स्केलोस्पोरा ग्रेमनिकोला, क्योंकि ग्रेमनी परिवार का है ना इसलिए ग्रेमनिकोला याद रख लेना, स्केलोस्पोरा ग्रेमनिकोला। एक्चुअल में क्या होता है कि इसका जो पुष्प क्रम होता है ना, पुष्प क्रम एकदम बिल्कुल मतलब अपन कह सकते हैं कि प्रभावित भाग पुष्प क्रम बिल्कुल एकदम मतलब देखो कैसे बताओ आपको, फोटो दिखाता हूं उसमें ज्यादा बेटर ऑप्शन समझ में आएगा। हरित वाली ग्रीन ईयर फोकल। हरित वाली है जो गया, पुष्पक्रम बिल्कुल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। जब पुष्पक्रम खराब खराब हो जाएगा इसका, तो उसके अंदर क्या नहीं मिलेगा, उसके अंदर बीज नहीं बनेगा, परागण नहीं होगा। परागण नहीं होगा तो उसके बाद मतलब कोई भी बीज नहीं बनेगा, बीज नहीं बनेगा तो किसान को क्या नहीं मिलेगी, उपज नहीं मिलेगी, उपज नहीं मिलेगी तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खेती खत्म हो जाएगी। तो याद रख लेना कि एक रोग होता है जिसका नाम है हरित बाली। हरित बाली, हरित बाली जो होता है तो पुष्पक्रम प्रभावित होता है। तिल के अंदर भी क्या होता है, पुष्पक्रम प्रभावित होता है फाइलोडी रोग के अंदर।
इसका भी अपन पढ़ेंगे कि तिल का फाइलोडी रोग के अंदर भी सेम टू सेम पुष्पक्रम प्रभावित होता है। अपने बाजरा का हरित वाली रोग के अंदर भी क्या होता है, पुष्पक्रम प्रभावित होता है। दोनों के कवक का नाम अलग अलग है, फिर यहाँ पे याद रखना कि स्केलोस्पोरा ग्रेविनिकोला। क्या है? स्केलोस्पोरा ग्रेविनिकोला। और एक कीट होगा जो मक्का में लगता है, क्योंकि कीट तो लगभग सिप और पादप वाले लगते हैं, तो ज्यादा माथापच्ची नहीं है। तो देखो वापिस से एक बार और बाजरा को रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से देखना। कहाँ गया बाजरा? बाजरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पर्ल मिलेट। बोलते जाओ, क्या कहते हैं? बोलो, क्या कहते हैं? वानस्पतिक नाम बोलो, सभी बोलो, क्या कहते हैं? पेनिसेटम ग्लोबम। बताओ कुल कौन सा? उत्पत्ति, गुणसूत्र, अंकुरण, पुष्पक्रम। बताओ परागण कौन सा? कौन सी कंडीशन? चल बताओ फल प्रकार कौन सा? कौन सा है? बोलो, कैरियोप्सिस। अब बताओ मुझे कि तना कौन सा? प्रोटीन की मात्रा। बताओ सर्वाधिक वसा किसमें पाई जाती है? बाजरा में। कितनी? बोलो। ग्रेवनी परिवार में सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ किसमें? बाजरा। कितना? बोलो। बताओ परीक्षण भार 5 से 7। बताओ कौन सी कोशिका? गरीब का क्या कहते हैं? सर्वाधिक सूखा, स्वयं सिंचित किसे कहते हैं? बताओ कौन सा पादप? फोटो पीरियोडिज्म के आधार पर, ऋतु के आधार पर। बीज दर कितनी? अंतराल याद कर लोगे। एक हेक्टेयर में पौधों की संख्या। बीज की गहराई कितनी? जैव उर्वरक एजेटो। गरीब का अनाज कौन? घी कौन? दोस्त कौन? संतरा, सेब, फल। चलो खरपतवार कौन सा? सीप और पादपों में एट्राजिन। सीप और पादपों में। बताओ प्रथम संकर किस्म कौन सी? बताओ कब निकली? 1965। बताओ अन्य किस्म कौन सी? HHB 60। बताओ और कौन? और कौन? और कौन? राजस्थान की सबसे इंपोर्टेंट, राजस्थान की सबसे इंपोर्टेंट। बताओ रोग का नाम क्या है? बताओ किसके कारण होता है? कवक का नाम? फ्लेविसेप्स फ्यूजिफोरियम। फ्यूजिफोरियम की जगह क्या आ सकता है? फ्यूजिफॉर्मिस। बताओ कौन सा रसायन? बताओ अर्गोटीन क्या होता है? बताओ ये कहां पर मिलेगा? बीजों में या फिर कहां मिलेगा? क्या करना चाहिए? बीजोपचार कितने से? 15 से 20% नमक से। बताओ अगले रोग का नाम क्या है? किसके कारण? कवक का नाम? स्केलोस्पोरा, स्केलोस्पोरा, स्केलोस्पोरा। प्रभावित भाग, प्रभावित भाग। और कीट किसके समान? मक्का के समान। मिल तो गए, लेकिन डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिया तो मैं सर से कह दूंगा, ठीक है? डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिया तो मैं सर से बोल दूंगा डाउनलोड का ऑप्शन दे दें। चल अब देखो अगली क्रॉप है जो को भी समेटते हैं, क्योंकि अरे है ही एक एक पेज के, क्या जाके पढ़ो। जैसे गेहूं, मक्का, चावल ये पढ़ोगे तो ये तो फिर भी 3-3, 4-4 पेज की। अब ये तो टोटली मिला के 3-4 पेज होंगे, टोटली मिलाकर 3-4, क्योंकि एक एक पेज की ये सारी। अब इसमें टाइम वेस्ट क्यों करना? एक जैसी चलेगी, क्योंकि अपन ने ग्रेवनी परिवार एक जैसा ही चलता है, C3 और C4 के अनुसार चलता है ना? चलो बताओ जौ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जौ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, जौ को क्या कहते हैं? बार्ले। याद रखना जई को ओट कहते हैं, जई को क्या कहते हैं? ओट। जौ का वैज्ञानिक नाम हार्डियम वल्गियर है, ओडियम वल्गियर। जबकि जई का एविना सेटाइवा। और जंगली जई के अंदर तीनों प्रकार की सुसुप्तावस्था पाई जाती है। क्या आपको ये याद है ना? तो जंगली जई के अंदर तीनों प्रकार की क्या पाई जाती है? सुसुप्तावस्था। इंड्यूस, इननेट और इनफोर्स, ये तीनों प्रकार की क्या पाई जाती है? सुसुप्तावस्था। जो के बारे में देखते हैं कि जो क्या है। जो का जो मतलब अपन कहते हैं कि इथोपिया वगैरह है, इथोपिया वगैरह। तो इसका उत्पत्ति स्थान ये क्या नाम, कहाँ गया? इथोपिया। इथोपिया। परंतु अपने कहते हैं कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है ना,
वो सब संस्कृत भाषा में लिखे हुए। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। और संस्कृत भाषा में लिखा गया तो जो शब्द ऑलरेडी मतलब अपने संस्कृत भाषा में ऑलरेडी मेंशन है, जैसे गन्ना, गन्ना संस्कृत भाषा में। खाद, खाद जो होता है ना मेन्यू, वो भी अपना खाद्य शब्द से आया है। खाद्य मतलब वो भोजन होता है, जबकि खाद का अपने जो वहां खेतों के अंदर काम में लेते हैं उर्वर शक्ति के लिए। अब देखो, तो याद रखना जो जो शब्द है ऑलरेडी संस्कृत भाषा का याद रखना। और पहले के जो व्यक्ति हैं यूं कहते हैं कि पहले के व्यक्ति जौ से कई सारी चीजें बनाते हैं, जैसे जौ से माल्ट बनती है और माल्ट से मतलब शराब, बियर वगैरह बनाने के काम में आती है जौ। सर्वाधिक फलों के अंदर तो अंगूर काम में आता है। अंगूर के अलावा कुछ शराबें और है फेमस, जैसे सेब से सिडार बनती है, हालांकि वो जूस के रूप में कहते हैं, पर कहीं ना कहीं मतलब ऐसे है। काजू से फैनी बनती है, काजू से क्या बनती है? फैनी, है ना। आलू से बोडगा बनती है, और जौ से माल्ट और माल्ट के रूप में बियर, बियर मतलब शराब के अंदर आती है। तो जौ से सर्वाधिक माल्ट और माल्ट से क्या बनती है? बियर बनती है। तो क्या रात के 8 बजे बाद, रात के 8 बजे बाद अगर पेपर बना तो इससे प्रश्न आएगा, आप देख लो, है ना। तो जौ से शराब बनती है। जौ का यूं कहते हैं कि जौ के सेवन से डायबिटीज या मधुमेह रोगियों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। याद रखना, डायबिटीज का जब जब नाम आए तब कुछ प्रश्न बनते हैं। एक तो सफेद व्यंजन, डायबिटीज या मधुमेह रोगियों के लिए काफी अच्छा है। जामुन, डायबिटीज या मधुमेह रोगियों के लिए काफी अच्छा है। और एक जो ये डायबिटीज या मधुमेह रोगियों के लिए काफी अच्छा। तो संस्कृत का शब्द है। और एक तो 2 रो वाला, एक 6 रो वाला, है ना। तो ये अलग अलग पढ़ेंगे, एक 2 रो वाला और एक 6 रो वाला। तो 2 में से तो डिप्टीचर आ जाएगा, वैसे याद हो जाएगा आपको, ज्यादा माता बच्ची नहीं। और वल्गियर आ गया तो 6 रो वाला, तो ऐसे तो कोई माता बच्ची ज्यादा होगी नहीं। तो याद रखना, होडियम वल्गियर, होडियम वल्गियर जो होता है वह क्या होता है? तो वह होता है अपना जौ का वानस्पतिक नाम। कुल पूछे तो कौन सा है? ग्रेमलिन। उत्पत्ति स्थान इथोपिया, क्या है? इथोपिया। जौ और बाजरा के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 14, जौ और बाजरा के अंदर 14। अंकुरण हाइपोजियल, पुष्पक्रम स्पाइक, गेहूं का स्पाइक, जौ का स्पाइक, गेहूं का स्पाइक, जौ का स्पाइक। चावल का ओपन पेनिकल, और क्या नाम है? बाजरा का ओपन, बाजरा का सिलेंड्रिकल स्पाइक। क्या होता है? सिलेंड्रिकल स्पाइक। और अपने ज्वार का क्या होता है? ओपन पेनिकल। और मक्का का नर भाग टेसल, मादा भाग सिल। ये याद है अपने को, बहुत बढ़िया। फिर देखो नेक्स्ट, फल प्रकार सभी का कैरियोट्स। अब नई चीजें तो कम ही आ रही है, क्योंकि लगभग वही। तना कौन सा? कल। परागण अपने को पता है C3 है, C3 में स्वपरागण। ज्वार का ही याद रखना है, बाकी तो अपने आप याद हो जाएंगे। ज्वार का क्या है? बहुधा पर परागण, तो इंपोर्टेंट भी वही। अब वापिस से याद करो, गेहूं, चावल, जौ, जय, स्वपरागण। ज्वार को छोड़कर मक्का, बाजरा, गन्ना पर परागण, ज्वार में बहुधा पर परागण। अपने आप याद हो गया, मतलब परागण का कंसेप्ट क्लियर। और क्या नाम है? जौ का वर्गीकरण देखो, एक तो 6 रो, 6 रो जौ वाले का वानस्पतिक नाम है होडियम वल्गियर। तो ज्यादा माता बच्ची नहीं। आप तो याद रखना, 2 को कहते हैं डाई। क्या कहते हैं? डाई। डाई से याद हो जाएगा डिप्टिकम या डिप्टीचर। क्या कहते हैं? डिप्टिकम या डिप्टीचर, या फिर इर्रेगुलर। इरेगुलर का मतलब ये क्या करते हैं अपन? अल्टरनेट बोलते हैं, इरेगुलर फॉर्म में आता है। तो सीधा सा वैज्ञानिक नाम आएगा, ज्यादा माथा पच्ची मत करना। वल्गियर जो है वो 6 रो वाला बाजरा है। कितने रो वाला? 6 रो वाला। 2 रो, 2 को करते हैं डाई, और डाई में शब्द क्या आ जाएगा? बोलो, डिप्टिकम या डिप्टी चर्बी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्टी, डिप्टीचर। डिप्टीचर भी कभी कभी कुछ किताबों में, बाकी याद रख लेना। ये दृष्टि लिए क्या याद रखोगे? बोलो, दृष्टि का। मुख्यतः खेती किसकी की जाती है? 6 रो, क्योंकि होडियम वल्गियर, तो अपना ये होडियम वल्गियर जो कि अपने वानस्पतिक नाम पढ़ा ना, ये इसी का होडियम वल्गियर। तो मुख्यतः खेती किसकी करते हैं? 6 रो वाला बाजरा है इसकी। प्रोटीन की मात्रा पूछे तो कितनी है? बोलो, 11.5, क्योंकि प्रोटीन तो मुख्यतः 11.5। सर्वाधिक याद रखनी है, जो गेहूं में याद रखा चुका आपको बताया कि 12 से 14 ग्लूटेन प्रोटीन। बच्चों में एलर्जी हो सकती है, बताया था ना, ग्लूटेन प्रोटीन नॉर्मली। बाकी तो इतनी। जो कौन सी भाषा का शब्द? संस्कृत भाषा।
कौन सी भाषा का? संस्कृत। मतलब कुछ क्षेत्र में लुगरी कहते होंगे, जैसे वो अपने यहाँ पे भी तो क्या नाम है वो ताड़ी, ताड़ी कहते हैं साउथ इंडिया में। शराब का अलग अलग नाम है, ताड़ी या तोड़ी ऐसे कुछ कहते हैं, जो कि खजूर वगैरह से जो शराब, ठीक है? लोगरा और घुगरा तो नहीं पता है। फिर देखो अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक लवण प्रतिरोधी कौन सी है? जो। लवण प्रतिरोधी कौन सी है? जो। सर्वाधिक सूखा प्रतिरोधी बाजरा, सूखा प्रतिरोधी बाजरा, लवण प्रतिरोधी जो, लवण प्रतिरोधी, सूखा प्रतिरोधी। खेती सर्वाधिक ऊंचाई पर की जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? क्लीपर। किसमें? सर्वाधिक ऊंचाई पर क्लीपर नाम की नॉर्मली याद रखना। जलवायु एवं मृदा किसके अनुसार चलेगी? सी3 पादप के अनुसार। जौ और गेहूं और जय ये तीनों कौन से सीजन की है? रबी की। कौन से सीजन की है बोलो? क्लास अटक रही है, एक बार रिफ्रेश करो, फिर तो अटक रही है तो क्या करे ना, रिफ्रेश करो रे। तो बताओ कौन से सीजन की है ये? रबी सीजन की। बताओ कौन सा पादप है ये? सी3। रबी वाले किस में जाते हैं बोलो? एलडीपी में। जबकि खरीफ वाले किस में जाते हैं? शॉर्ट डे में। बताओ, मैं तुमसे रैंडमली पूछ रहा हूं, बताओ मक्का क्या होगा फोटो पीरियोडिज्म के आधार पर? मक्का है मास्टर ब्लास्टर सचिन। बताओ ये एम का मतलब क्या है? एम का मतलब क्या है? मक्का। और मक्का क्या जाता है? बस ये तो पिघल गए ना। अब बाकी सारे चले। बताओ ज्वार किस में आएगा? ज्वार किस में? खरीफ। और खरीफ वाले शॉर्ट डे प्लांट। ज्वार के अलावा बाजरा किस में आएगा? एसडीपी में आएगा, है ना। अब मुझे बताओ गेहूं किस में आएगा? लॉन्ग डे में। अब जो किधर आएगा? लॉन्ग डे में। जय किधर आएगा? लॉन्ग डे में। तो ऐसे कंसेप्ट। बताओ अंकुरण के लिए तापमान नॉर्मली 25 से 30। याद है तापमान? तो याद है क्या बोलो? चल वापिस से याद कर लेते। खरीफ का, खरीफ का और रबी का। बताओ खरीफ के लिए 30 से 35 अंकुरण के लिए, 5 कम करो उसके वृद्धि एवं विकास के लिए कितना? 25 से 30। फिर आएगा 20 से 25 परिपक्व। 20 से 25 कहां डालोगे? इधर। तो 20 से 25। अब यहाँ पर नॉर्मली क्या याद रखना? अंकुरण के लिए 25 से 30। तो थोड़ा सा स्टार, थोड़ा सा क्या है स्टार मार्क, क्योंकि अंकुरण के लिए क्या कहते हैं? 20 से 25, 15 से 20, 20 से 25, 20 से 25, 15 से 20, 20 से 25। पर हालांकि आधी किताबों में तो वही 20 से 25 ही लिखा हुआ है, सही बात। पर अपनी किताब में क्या है? 25 से 30। तो इसीलिए लाइन डाली गई, बाकी नहीं होता तो नहीं लिखते। चल बीज दर याद रखना कितनी है बोलो? 100 किलोग्राम। गेहूं की 100 किलोग्राम। FIRB विधि से 75 किलोग्राम। कितनी है? 75 किलोग्राम। चावल की छिटकवा के लिए 100 किलोग्राम। कितनी है? 100 किलोग्राम। जौ की कितनी? 100 किलोग्राम। अभी पढ़ के आए हैं हम क्या? बाजरा। बाजरा की 4 से 5 किलोग्राम। चल याद करते हैं इसके पहले ज्वार को। ज्वार की 12 से 15 या 15 से 20, मुख्यतः 15 से 20 राजस्थान के लिए। और फिर क्या है? बाजरा। और उसकी क्या नाम है? ज्वार की तो बताई थी बहुत सारी, संकुल और संकर, याद है ना। चल फिर देखो 75 किलोग्राम तो लवणीय मृदाओं के लिए, 100 किलोग्राम अपने राजस्थान के लिए। वो उसमें आईसीआर में कितना लिख रखा है? 75। अब नॉर्मली लिख रखा है तो क्या अपने को 100 याद रखना। अंतराल देखो गेहूं के बराबर। गेहूं का बताया था 22.5, परंतु मेंटेन नहीं होता तो 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 ये याद रखता। तो फिर देखो बीजोपचार किससे? गेहूं का जैसे होता है वैसे। गेहूं का एजेटोबैक्टर, जौ का एजेटोबैक्टर। गेहूं का एजेटोबैक्टर, जौ का एजेटोबैक्टर। ज्वार का एजोस्पाइरिलम, ज्वार का एजोस्पाइरिलम। चलो किसमें देखो याद रखना, किसमें बड़ी इंपोर्टेंट है? BL का मतलब होता है बिलाडा 2। क्या हो बोलो? बिलाडा 2 लवणीय मृदाओं के लिए अच्छी है। डोलमा छिलका रही, स्टार मार्क कर लो। डोलमा, डोलमा को क्या याद रखोगे? जो कि बड़ी इंपोर्टेंट किस्म है, जो क्या नाम है बोलो? तो वह होती है डोलमा छिलका रही, है ना। जेट में आ चुकी है। राजकिरण, राजकिरण का अन्य नाम याद रखना। राजकिरण का अन्य नाम याद रखना RD 387। RD 387। RD 2052 हो गई। ये मोलिया रोग के प्रति क्या है? प्रतिरोधी। फिर अन्य किस्में देखो विजय है, रेखा है, केदार, करंत्री, आजाद, रत्ना, रत्ना आम की भी है, बिंदिया, जीत, मंजुला, हिमानी, रेखा।
याद रखना विजय किसकी पढ़ के आए बताओ, मक्का की पढ़ के आया क्या विजय? हाँ पढ़ के आए ना, संकुल मक्का की है, नहीं पढ़ के आया क्या? चल फिर देखो दो इंपोर्टेंट है, एक तो ढोलमा, क्या याद रखोगे? ढोलमा। एक याद रखना राज किरण, क्या याद रखना? राज किरण। ढोलमा और राज किरण। बताओ राज किरण का अन्य नाम RD 387, RD 387 किसका है? राज किरण। कौन से रोग के प्रति प्रतिरोधी है बताओ? मोलिया रोग के। ये कुछ याद रखो। सिंचाई प्रबंधन, अगर एक ही सिंचाई है तो बताओ किसमें? कल्ले निकलते, किसमें है? कल्ले निकलते समय। और दूसरी हो तो किसमें? दाने बनते समय। रोग कौन सा है? आवर्त कंडवा रोग। और उधर पढ़ के आए थे अस्टिलागो न्यूडा टेट्रिसाइड, गेहूं का याद है? अस्टिलागो न्यूडा टेट्रिसाइड। इधर कौन है? अस्टिलागो हार्डियम। वन न्यूडो टेट्रिसाइड क्योंकि टेट्रिकम एस्टिवम, यहाँ हार्डियम बल गया तो हार्डियम, तो अस्टिलागो हार्डियम। बताओ अपने जो का आवर्त कंडवा रोग किसके कारण होता है? बोलो कवक। अब कवक का नाम बोलो? अस्टिलागो हार्डियम। कवक का नाम बोलो? अस्टिलागो हार्डियम। वापिस से बोलो अस्टिलागो, वापिस से बोलो क्या है? अस्टिलागो हार्डियम। चल बताओ ये क्या है? बाह्य बीजीय, वो अंतः बीजीय था। वो कौन सा था? अंतः बीजीय। मतलब इंटरनल सीड बोर्न डिजीज, ये एक्सटर्नल सीड बोर्न डिजीज याद रखना। इंटरनल मतलब उसके जो कवक है ना वो मतलब बीज के अंदर रहते हैं, इसके कवक कहाँ है? बीज के बाहर रहते। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, इसीलिए इनका उपचार करना चाहिए बीजोपचार। क्या करना चाहिए? बीजोपचार। बीजोपचार से इसका नियंत्रण होगा, बाकी इसका नियंत्रण नहीं होगा, वरना अगली पीढ़ी में ये रोग आपको देखने को मिलेगा। वापिस से बताओ कौन सा रोग लगता है? आवर्त कंडवा रोग। कारण क्या है? कवक। कवक का नाम अस्टिलागो हार्डियम। और कौन सा बीजी बोलो? बाह्य बीज। कौन सा है बोलो? बाह्य बीज। और वहां पर कौन सा पढ़ के आए थे बताओ? अस्टिलागो न्यूडा टेट्रिसाइड, गेहूं के अंदर। फिर देखो मोलिया रोग। मोलिया रोग जो लगता है वह किसके कारण है? नेमेटोड। किसके कारण? नेमेटोड। और नेमेटोड का नाम बताओ? हेटेरोडेवा एविनी। गेहूं का नेमेटोड बताओ? एंग्विना टेट्रिसाइड। गेहूं के अंदर जो टुंड्रू, टुंड्रू के साथ एक और पड़ा था, कौन सा बोलो? है ईयर कोकल। ईयर कोकल में एंग्विना टेट्रिसाइड। और टुंड्रू में भी एक तो एंग्विना टेट्रिसाइड था और एक बैक्टीरिया था, क्लेवीबैक्टर, याद रखना। अब मोलिया रोग का कारण क्या है? नेमेटोड। नेमेटोड का नाम बताओ? हेटेरोडेवा। मोलिया रोग का कारण क्या है? नेमेटोड। नेमेटोड का नाम हेटेरोडेवा, हेटेरोडेरा, हेटेरोडेरा। बताओ खोज किसने करी थी? कहां पर करी थी? नीम का दाना। एक्चुअल में क्या होता है? बंदर के समान लक्षण दिखाए जाते हैं। बंदर के समान लक्षण क्या होते हैं? बंदर क्या है? फुदकता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। इसके लक्षण लिखना बंदर के समान। बंदर के समान लाइन यही उठ के आएगी, है ना? लक्षण में क्या लिखोगे? लक्षण बंदर के समान। बंदर के समान। बंदर के समान का मतलब ये है कि आपको जैसे बड़ा सा खेत है, कुछ जगह तो इस रोग के लक्षण दिखाई देंगे, कुछ जगह पौधा सामान्य, फिर वापस से कुछ जगह ये रोग लगेगा, फिर कुछ जगह क्या हो जाएगा? पौधा सामान्य, फिर कुछ जगह लक्षण, कुछ जगह सामान्य। जैसे बंदर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इसी प्रकार ये रोग कभी भी मतलब यूं नहीं है कि पूरे खेत में मिलेगा, या आपको छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मिलेगा। इसीलिए बड़ा इंपोर्टेंट है। वासुदेव ने पहली बार जैसे नीम का दाना शिखर के अंदर इस रोग को देखा, इस रोग को देखा तो पहली बार तो उसको अजीब सा लगा कि ये रोग केवल और केवल कुछ कुछ जगह पे नजर आ रहा है, किस्तों में नजर आ रहा है, पूरे खेत में ये रोग नहीं है। जब खेत के अंदर जाते हैं, जब जाके पता चलता है कि हाँ कुछ कुछ जगह ये रोग होगा, कुछ जगह ये रोग नहीं होगा। तब इसका फिर एनालिसिस किया गया। एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि जमीन के अंदर से एक नेमेटोड लग रही है, हेटेरोडेवा एविनी, जिसके कारण इसका मोलिया रोग, जिसे कहा गया क्या? मोलिया रोग। अपनी राजस्थानी भाषा का शब्द है ये मोलिया एक्चुअल में, क्योंकि ये कहीं साइंटिफिक शब्द नहीं है। हमारे राजस्थान में खोज हुई तो हमने क्या कहा इससे? मोलिया रोग। क्या कह दिया? मोलिया रोग। तो मोलिया रोग निमेटोड। निमेटोड का नाम हेटेरोडेवा एविनी। किसने खोजा? वासुदेव ने। कहां पर? तो नीम का दाना शिखर के अंदर। चल कीट का नाम दीमक। दीमक जानते हैं, ओडेंटोड्रमस ओबेसस।
टर्मिटेडी परिवार का सदस्य, अंडे देने वाली मशीन, सेलुलोज का शत्रु, ट्राइको निम्फा कहाँ पर, हाथ में, है ना। और 1 सेकंड में क्या देती है, एक अंडा, सामाजिक कीट होता है, और क्या नाम, सेलुलोज को पाचन कर सकता है, और अपन कर सकते हैं इसके लिए क्लोरोफायरीफोस वगैरह ये कीटनाशी दवाइयां डालते हैं। टिट्रिकेल देखो क्या है, टिट्रिकम एस्टिवम और सिकेल, टिट्रिकम एस्टिवम और सिकेल, इसका संकरण कराया गया, तो अनाज वाली फसलों में एक नया मतलब सदस्य जुड़ा जिसका नाम दिया टिट्रिकेल। क्या नाम दिया, टिट्रिकेल। टिट्री तो टिट्रिकम एस्टिवम गेहूं से ले लिया, और सिकेल का संकरण, है ना। तो याद रखना, ये देखो टिट्रिकम एस्टिवम और सिकेल सीरियल, अनाज वाली फसलों का एक सदस्य है सिकेल सीरियल। दोनों का संकरण कराया, तो देखो इसे जो कहा गया, इसे कहा गया अंतरावंशीय। ये याद रख लेना, क्या कहा गया बोलो, अंतरावंशीय। अंतरावंशीय का मतलब क्या होता है कि गेहूं की 2 प्रजातियों में कराते हैं तो इसे अंतरवंशीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरवंशीय। अलग अलग प्रजातियों में कराया गया तो अंतरावंशीय। एक तो इंटर हाइब्रिडाइजेशन और इंट्रा हाइब्रिडाइजेशन, ये इंग्लिश वर्ड होते हैं। तो ये कौन सा है बोलो, अंतरावंशीय, अलग अलग वंश के मध्य। क्योंकि हमें पता है कि पहला वर्ड क्या होता है बोलो, वंश, और दूसरा क्या होता है, जाति। बताओ यहाँ टिट्रिकम और टिट्रिकम है क्या, नहीं। जैसे टिट्रिकम एस्टिवम और टिट्रिकम डाइकोकम के मध्य संकरण कराते तो वो क्या कहलाता, वह कहलाता अंतरवंशीय। मतलब 2 वंश के मध्य क्या है, अंतर है। यहाँ पर क्या है, मतलब वंश तो एक ही हो जाते, जाति के मध्य अंतर था। यहाँ पर तो वंश भी अलग है और यहाँ पर तो क्या है, वंश भी अलग है। तो अंतरावंशीय। अंतरवंशीय का मतलब होता है कि जब जातियां चेंज होती, क्या चेंज होती है, सिर्फ और सिर्फ जातियां, पर यहाँ पर वंश एक जैसे होते तो क्या कहलाता बोलो, ये कहलाता अंतरवंशीय। अंतरवंशीय जब कहलाता जब माना कि टिट्रिकम एस्टिवम और टिट्रिकम डाइकोकम या ड्यूरम के मध्य करा देते तो ये अंतर आता। यहाँ पर क्या आया, अंतरा, मतलब वंशी क्या है, चेंज। नहीं हो तो कपास में कंसेप्ट बहुत अच्छा समझाऊंगा खाली बोर्ड में, क्योंकि वहां पर एक तो वरा लक्ष्मी किस्म के बारे में बताऊंगा, एक H4 वो क्या नाम है, H4 के बारे में, क्योंकि वो किस्में एक तो गुजरात वगैरह की डॉक्टर सिटी पटेल को याद करेंगे। कपास में कंसेप्ट बहुत अच्छे से बताऊंगा, इंटर हाइब्रिडाइजेशन और इंट्रा हाइब्रिडाइजेशन, कि वंश के मध्य और जाति के अंतर क्या अंतर होता है, याद रखना। तो याद रखना, सिकेल की उत्पत्ति कहां पर हुई थी, स्वीडन या अफ्रीका या फिर इथोपिया, और इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा 20% और किस्म कौन सी है, DT46। अब एक बार रिवाइज करा रहा हूं, पानी वानी पीना है पी लो। चल, क्योंकि ग्रेवनी परिवार खत्म हो जाएगा, लास्ट ग्रेवनी परिवार को पूरा ही मतलब एक बार रिवाइज करा दूंगा। ग्रेवनी परिवार पूरा का पूरा ध्यान से जो कंप्लीट कराओ, इसके बाद गेहूं, जौ, जई, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब कंप्लीट करेंगे। गन्ना को पढ़ेंगे शुगर वाली क्रॉप्स के अंदर। कहां पे पढ़ेंगे, शुगर वाली क्रॉप्स में। चलो बताओ, अपने जौ का वानस्पतिक नाम बताओ क्या है, ओडियम। बताओ कुल कौन सा, उत्पत्ति स्थान, गुणसूत्र की संख्या, अंकुरण, पुष्पक्रम। बताओ फल प्रकार, तना कौन सा, परागण कौन सा। बताओ 6 रो वाले जौ का क्या नाम है, 2 रो वाले का क्या नाम है, ओडियम। बताओ मुख्यतः खेती किसकी करते हैं, 6 रो वाला जौ, 6 रो वाला जौ। बताओ प्रोटीन की मात्रा, कौन सी भाषा का शब्द है जो। बताओ इसका उपयोग मुख्यतः एल्कोहल। बताओ अनाज वाली फसलों में क्या है ये सर्वाधिक, अगर पूछे कि सर्वाधिक सूखा प्रतिरोधी, सर्वाधिक सूखा प्रतिरोधी कौन है, सूखा प्रतिरोधी कौन है, बाजरा। और लवण प्रतिरोधी कौन है, लवण प्रतिरोधी, सूखा प्रतिरोधी। बताओ कौन से रोगों के निदान में काम आता है, कौन से रोगों के निदान में,
और ऊंचाई पर खेती करने के लिए कौन सी किस्म है? ऊंचाई पर खेती के लिए बताओ कौन सी मौसम का है? बताओ जौ कौन सा पादप है? बताओ फोटो पीरियोडिज्म के आधार पर जौ के अंकुरण के लिए तापमान, बाकी रबी के लिए तापमान कितना चाहिए होता है, परंतु जौ के लिए जौ के लिए जौ के लिए बताओ जौ की बीज दर, जौ की बीज दर और अंतराल। बताओ बीज उपचार किससे? बीज उपचार गेहूं का बीजोपचार, गेहूं का बीजोपचार ज्वार का एजो स्पाइल और गेहूं का जौ का। बताओ किस्म पहली किस्म कौन सी है? मिलाडा टू। किसके प्रति प्रतिरोधी? किसके प्रति? बताओ ढोलमा कौन सी किस्म है? ढोलमा किस्म में क्या नहीं पाया जाता? कौन सी किस्म में छिलका नहीं मिलता? क्या कह रहा है तू बता? कोई कवाली चल रही है, कीर्तन चल रहे? तेरे तो आवाज ही मतलब टोन ही गलत तेरे यार। तो गीत गा रहा हो वैसे लग रहा है। बता ये है मतलब तू मुझे बोल रहा है वो समझ में थोड़ी आ रहा है तेरे। भाई ये रिवाइज करा कंप्लीट हो गया जो। अगर नहीं भी कराएंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, अपना कोई लफड़ा नहीं। ठीक है, कम समय में 2 बार रिवाइज करा रहा हूँ, उसके बाद एक बार और वापस कल आकर रिवाइज करा देता हूँ। 3 बार तो घर जाकर एक बार तू कर ले, कोशिश कर लिख ले इनको, क्योंकि काम आएंगे तेरे। स्वयं माधोपुर का पानी ऐसा है, चमल का डाकू है तू तो। चलो अब देखो कोई बात नहीं, मजाक करें। एक अगली किस्म का नाम क्या है? राजकिरण। राजकिरण का अन्य नाम क्या है? RD 300। कौन से रोग के प्रति प्रतिरोधी? एक किस्म और है प्रतिरोधी जिसका नाम RD 20 बावन। और ये कुछ किस्में बताओ। प्रथम सिंचाई उपलब्ध होगी तो, दूसरी सिंचाई होगी तो, बताओ एक रोग है जिसका नाम है आवर्त, किससे लगता है? कवक का नाम बताओ। और गेहूं के अंदर एस्टिलागो न्यूडा टिट्रिसा। बताओ कौन सा बीजी वहां पर था? अंतर बीज। बीजोपचार कर। बताओ मूल्या रोग किसके कारण? निमेटोड का नाम बताओ। बताओ लक्षण कौन से? कहां खोजा गया? किसने खोजा? बताओ कीट कौन सा? वैज्ञानिक नाम? किसका पाचन करता है? बताओ एक अन्य पोएसी परिवार, ग्रेमनी परिवार का सदस्य जिसका नाम है, किस किसके संकरण से बना है? टिट्रिका। दूसरा कौन है? इससे क्या बना? टिट्री के। टिट्री इसका ले लिया और इसका क्या ले लिया? के। ये कौन सा संकरण है बोलो? अंतरावंशी। दो वंश के मध्य अंतर होता है उसे कहते हैं अंतरा। अंतरा मतलब दो के मध्य क्या है? अंतर है, डिफरेंट है। बताओ उत्पत्ति कहाँ हुई? स्वीडन अफ्रीका को क्या कहते हैं? प्रोटीन की मात्रा और किस्म कौन सी कि इसको विकसित क्यों किया? देखो यूं बताते हैं, ग्रेमनी परिवार में प्रोटीन नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है दालें। अब कोई से देश में दाल नहीं उगाते, सिर्फ और सिर्फ उगाते क्या? अनाज वाली फसलें, क्योंकि जलवायु वैसी। तो वहां पर दालें नहीं है तो प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी तो प्रोटीन की मात्रा, क्योंकि हाईएस्ट ग्रेमनी में गेहूं में पाई जाती है, और गेहूं के अंदर 12 से 14, कितने? 12 से 14, इससे ज्यादा नहीं। या तो दालें खाओगे तो 25-25 तक मिल जाएगी वहां, तो इधर तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए किसका निर्माण किया गया? सिकेल का, ट्रिटिकम एस्टिवम और सिकेल सीड। स्वीडन में उत्पत्ति मतलब संकरण वहीं कराया, ऐसा नहीं कि उत्पत्ति वहीं पे पैदा हुआ। ये पैदा हुआ वाला नहीं, इसको कृत्रिम रूप से बनाया गया, फिर इसका बीज बना। कहीं नहीं, बिल्कुल गेहूं जैसा ही दिखता है, ऐसा कोई माता पच्ची नहीं है। सिकेल, सिकेल बता देता हूँ आपको कैसा दिखता है। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि अजीब सा नहीं दिखता, दिखता तो ऐसा ही। सिकेल सीरियल।
न्यूट्रिकल सीरियल। ये देखो, अब आप कहोगे कि जाना बिछाना गेहूं जैसा ही दिख रहा है। ये देखो, अब आप कहोगे गेहूं भी है, क्या है, गेहूं है। तो गेहूं नहीं है, टिट्रिकल, टिट्रिकम एस्टिवम और सिकेल सीरियल के संग। तो बात ऐसी है कि हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये होता है, ये अपना अनाज वाली फसलें कंप्लीट है, और दालें वाले कल करेंगे। ये एक बार ग्रेनी परिवार कल आके रिवाइज कराऊंगा, कल इन द सेंस ऑफिशियल डे मतलब मंडे के दिन। एक बार पढ़ के आना, टेस्ट है या नहीं आपके, मतलब अपना तो नहीं आ रहा ना, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आए। नेक्स्ट टाइम आए तो पहले टेस्ट में मैं एक तो बेसिक दूंगा, बेसिक के साथ पूरा का पूरा अनाज वाली फसलें, और अनाज के साथ अगले संडे तक अपनी दलहनी फसलें, और दलहनी के साथ लगभग तिलहनी वगैरह भी हो जाएगी। तो पहले तो अनाज और दलहनी दूंगा, तिलहनी नहीं दूंगा, अनाज और दलहन। फिर उसके बाद जो टेस्ट होंगे तो उसके बाद करूंगा। चल, जहां तक के लिए अलविदा, टाटा बाय बाय।